मॉडरेट चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स यहां पर हम लोग हिट करने वाले हैं, ठीक है। सो वेलकम टू द क्लास गाइस। ये फास्ट ट्रैक बैच है, ओके। आप फर्स्ट और सेकंड क्लास में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरीके से यहां पर पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जितना टाइम हमें परमिट करता है हम उतनी डेप्थ में जाएंगे। ज्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच है। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, थोड़ी बहुत नहीं, इनफैक्ट एक आध बार आपने पूरा सिलेबस स्टडी कर रखा है। आपको यहां पर गाइडेंस की जरूरत है, आपको एक पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कोई आपको पढ़ा दे उसकी जरूरत है। उसी के लिए यहां पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। चलो तो इंटरमीडिएट बैच उद्देश्य फास्ट ट्रैक ग्रुप 1 फटाफट श्री गणेश करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। लेक्चर नंबर 1 है हमारा चैप्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज का, ठीक है। नाउ थोड़े से बेसिक्स की हमको जरूरत लगेगी, ठीक है, क्योंकि पुराने चैप्टर में जहां प्रिलिमिनरी में हमने बातचीत करी थी वहां पे हमने डेफिनेशंस को समझा था। बहुत सारी डेफिनेशन जो पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं आने वाली है, हर चैप्टर के अंदर कवर होने वाली है, उनको हमने वहां पर डिस्कस किया था। ऐसी डेफिनेशंस को हम लोगों ने स्किप कर दिया था जिनको हम डिटेल्ड यहां पर देखने वाले हैं, मतलब रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, तो उनको हम यहां पर कवर करेंगे। थोड़ा सा हम यहां पर पीछे चलते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस को तो मैं यहां पर रिवाइज नहीं करवाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वो कनेक्टेड नहीं है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो डेफिनेशन है बेटा जो हमको पढ़नी है वो है कंपनी की डेफिनेशन, ठीक है। कंपनी की डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। उसको यहां पर कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम बेटा क्या है, हमारा चैप्टर का नाम ही है कि हम इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं। वाओ, मतलब हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम ऑब्वियसली कंपनी बनाना चाह रहे हैं। तो ये इनकॉर्पोरेशन कंपनी का कैसे होता है ये देखने के लिए, पूरी प्रोसेस के लिए इस चैप्टर को बनाया गया है। तो कंपनी की डेफिनेशन को हम लोग रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। आज इस पार्ट 1 के अंदर, ठीक है, जो सबसे पहला लेक्चर है इस पूरे चैप्टर का, इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं कुछ ये वाले टॉपिक्स। जैसे कि आपको समझ में आ गया है, मैं सबसे पहले बर्ड आई व्यू ऑफ द चैप्टर कवर करता हूं, यानी कि चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, कितने टॉपिक्स हमें पढ़ना है और किस फ्लो में पढ़ना है, चैप्टर आखिरकार हमें क्या सिखाना चाहता है वो हम यहां पर देखते हैं, करेक्ट। उसके बाद में बर्ड आई व्यू देखने के बाद में मैं आपको ले चलूंगा डेफिनेशंस के ऊपर। सर फिर से डेफिनेशन? नहीं, इस बार डेफिनेशन एकदम रिस्पेक्टिव चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब हम कंपनी की डेफिनेशन यहां पर रिवाइज करेंगे। कंपनी से रिलेटेड कुछ एक या दो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ कंपनीज। वाओ सर फिर से टाइप्स ऑफ कंपनीज आ गया। हाँ, टाइप्स ऑफ कंपनीज, यहां पर दो तरीके की कंपनीज है जिनको इन डेप्थ यहां पर इस चैप्टर के अंदर कवर किया गया है, ठीक है। पहली है बेटा सेक्शन 8 कंपनी और दूसरी है ओपीसी कंपनी, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी और ओपीसी कंपनी को यहां पर थोड़ा डेप्थ में हम लोगों को समझना पड़ेगा, डेप्थ में हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमने चैप्टर नंबर 1 में कवर किया, मैंने आपको ऊपर से बताया कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, ओपीसी कंपनी क्या होती है। ये चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेगा कि बनती कैसी है, लाइसेंस कैसे मिलता है, गलती हो गई, कॉन्ट्रवेंशन हो गया तो क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, पूरा इन डेप्थ डिटेलिंग यहां पर करी जाएगी, तो वो हम कवर करेंगे। और साथ में हम कवर करेंगे प्रमोटर। सर प्रमोटर भी 269 के अंदर हम लोग पढ़ के आए हैं, करेक्ट, आप पढ़ के आए हो, उसी को मैं यहां पर टच करूंगा। प्रमोटर के साथ में सेक्शन नंबर 3 यानी कि सबसे पहला सेक्शन बेटा जो बात करता है फॉर्मेशन के बारे में। ये क्या चीज है फॉर्मेशन, मतलब हमारा चैप्टर का नाम तो इनकॉर्पोरेशन है, हम फॉर्मेशन पे बात क्यों कर रहे हैं। फॉर्मेशन एक लीगल वर्ड नहीं है, लीगल वर्ड है इनकॉर्पोरेशन, पर इनकॉर्पोरेशन को समझने के लिए फॉर्मेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी बेटा, ठीक है। तो ये हुआ है कुछ पूरा मैंने आपको बताया आज हम क्या कवर करने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ओवरव्यू ऑफ द होल चैप्टर। बेटा इनकॉर्पोरेशन की बात चल रही है ना, हाँ, तो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हमें पहले बेटा आप लोगों के साथ में मुझे देखना है डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। मतलब कंपनी क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या क्या है। आई नो फाउंडेशन में आप लोग पढ़ के आ चुके हो, बट मैं फिर से एक बार और टच करूंगा। आई विल नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड कि आप लोगों को पता होगा, ऑलरेडी आपको नॉलेज होगा, नहीं, हम पूरे बेस के साथ में पढ़ेंगे। फास्ट ट्रैक बैच हो गया तो क्या हो गया, हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सो डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी देखने के बाद में एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है और कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट है जो आप फाउंडेशन में पढ़ के आ चुके हो, बट थोड़ा सा उसको मैं वापस यहां पर टच करूंगा। ये हमको मॉड्यूल में मिलेगा क्या, आईसीआई के मॉड्यूल में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा बेटा, आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको यहां पर दे रहा हूं जो आपको कॉन्सेप्ट को बेस तैयार करने के लिए काम आएगा। फिर आता है बेटा टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये टाइप्स ऑफ कंपनी में ओपीसी और सेक्शन 8 कंपनी आता है, करेक्ट। तो ये वाली चीज हम आज कवर करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हम आज कवर करने वाले हैं इसी के अंदर, ठीक है। और फिर हम स्टार्ट कर देंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को भी हम यहां पर स्टार्ट कर देंगे। अभी सुनना, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 3 के अंदर यहां पर है। पहले फॉर्मेशन के बारे में बात करेगा चैप्टर कि फॉर्मेशन करता कौन है, तो आपको पता है कि प्रमोटर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्रमोशन यानी कि कंपनी को बनाने की प्रोसेस कौन स्टार्ट करता है, प्रमोटर करता है। उसके बाद में हम समझेंगे कुछ एक सेक्शन नंबर 3 के साथ में अटैच्ड है सेक्शन नंबर 3A, ठीक है। ये 3A बात करता है कि क्या पोजीशन होगी जब इस सेक्शन को हमें हिट करना पड़ेगा, ठीक है। सर कंपनी बनी नहीं है, कंपनी के बनने के पहले, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने के पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। सर ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इनको बोलते क्या है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है।
ये समझाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। अभी क्या समझ रहे हैं? ओवरव्यू बेटा, क्या चल रहा है हमारा? पूरा बर्ड आई व्यू चल रहा है हमारा। क्या चल रहा है बेटा? बर्ड आई व्यू। ये बर्ड आई व्यू तो आप समझ चुके होंगे। एकदम ऊपर खड़े होके हम लोग पूरे चैप्टर को देख रहे हैं, ऊपर से पूरे चैप्टर को देख रहे हैं, ठीक है। अभी सुनना मेरी बात। सेक्शन नंबर 3 के अंदर फॉर्मेशन हुआ। सेक्शन नंबर 7 आएगा, जो सबसे मेन सेक्शन है, वो बात करता है इनकॉर्पोरेशन के बारे में, ठीक है। तो सर फाइनली इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी होता क्या है, सेक्शन नंबर 7 बात करेगा। 3 से हमने स्टार्ट करी थी, 7 पे ये चैप्टर हमको ले जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ता है, कौन सा फॉर्म हम लोगों को फिल करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को देने पड़ते हैं, अगर कॉन्ट्रवेंशन हो गया तो क्या होगा, ट्रिब्यूनल का रोल क्या होता है, यहां पर डिस्कस्ड है। कंपनी बन गई उसके बाद क्या होता है, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 बोलता है कंपनी बनने के बाद में अब इफेक्ट क्या होगा, उसकी बात यहां पर करी जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो कंपनी के अंदर ऑब्वियसली उसके फीचर्स जो है ना वो हिट हो जाएंगे। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन में आ जाएगी, कंपनी कॉमन सील को यूज कर पाएगी, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह, यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। और क्या हम फाइनली हम बिजनेस को कमेंस कर सकते हैं? यस, आप बिजनेस को कमेंस कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। वो सेक्शन नंबर 10A के अंदर कवर किया जाएगा। देखो कितना सिंपल फ्लो चल रहा है, कितना सिंपल फ्लो चल रहा है। 3 करा, 7 करा, 9 करा और 10A करा, साथ में 10 भी करेंगे, साथ में बेटा 10 भी करेंगे। सर ये 10 क्या है? 10 बताता है बेटा आप लोगों को कि जो मेमोरेंडम है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, उसका बाइंडिंग फोर्स क्या है, यानी कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सर तो ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 10 पढ़ने के पहले हम लोगों को 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। करेक्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये एक ऐसे 2 डॉक्यूमेंट्स है जिसके बिना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है। तो ये है बेटा सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5। करेक्ट। सो सर आगे बढ़े, 3 हो गया था, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 की बारी है सर। ये 6 क्या बोलता है? 6 ये बोलता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल एकदम सही बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर सर ये मेमोरेंडम और आर्टिकल की औकात कितनी है, क्या ये एक्ट के ऊपर जा सकते हैं, क्या ये कंपनीज एक्ट को क्रॉस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वो सेक्शन नंबर 6 बोलता है, ठीक है। सो मेमोरेंडम के कंटेंट पढ़ेंगे, मेमोरेंडम के क्लॉजेस पढ़ेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, मेमोरेंडम को अगर ऑल्ट्रेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, वगैरह 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 मेमोरेंडम के अंदर। फिर आर्टिकल के अंदर वही सारी चीजें रिपीट होगी, उसके कंटेंट को समझेंगे, उसके ऑल्ट्रेशन से रिलेटेड बात आएगी, ठीक है। तो सर ये ऑल्ट्रेशन वाली बातें यहां पर लिखी हुई है क्या? बिल्कुल लिखी हुई है बेटा, देखो ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर सेक्शंस यहां पर क्या हिट हो रहे हैं? 13, 14 एंड 15। 15 जो सेक्शन है बेटा वो कॉमन सेक्शन है, 13 और 14 मेमोरेंडम के लिए 13 है, आर्टिकल के लिए 14 है और 15 इन दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर ऑब्वियसली मेमोरेंडम के क्लॉजेस के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो मेमोरेंडम के क्लॉजेस का ऑल्ट्रेशन कैसे हो सकता है उसको डिस्कस करने की बात भी यहां पर आएगी। जैसे नेम का ऑल्ट्रेशन कैसे हो सकता है, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन नंबर 12 के अंदर आएगा, उसके बारे में बात करेंगे कि रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन होगा, क्या चेंज कर सकते हैं, क्या हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें यहां पर की जाएगी, ठीक है। और एट लास्ट यहां पर 3 डॉक्ट्राइन्स है बेटा जो इंपॉर्टेंट है, आप फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हो, बट अब जो इस डॉक्ट्राइन का जो लेवल है बेटा वो थोड़ा सा बढ़ गया है, फाउंडेशन के लेवल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। क्या है वो डॉक्ट्राइन्स? डॉक्ट्राइन मतलब थियरी होता है, आपका अल्ट्रा वायस है, आपका ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव नोटिस है एंड इंडोर मैनेजमेंट है। इन तीनों को डिटेल में आपको यहां पर समझाया जाएगा, ठीक है। और फिर बचे कुछ छुटपुट छोटे मोटे जो सेक्शंस है बेटा, सेक्शन नंबर 17 से लेकर 22 तक के जो सेक्शंस हैं, जैसे ये जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, इसकी कॉपीज मेंबर को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, अगर कंपनी को कन्वर्ट होना है तो क्या रूल्स हैं, है ना। ये ऐसे छोटे मोटे कुछ सेक्शन है 17 से लेकर 22 तक, वो लास्ट में यहां पर डिस्कस किए गए, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से कुछ बात करें तो क्या सर हम ये बोल सकते हैं आ जाओ एक बार लिख लेते हैं थोड़ा सा कि सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ जो कंपनी चैप्टर है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जो आपका चैप्टर है बेटा, हाँ थोड़ा लिखते जा रहा हूं ताकि आप लोगों को मजा आएगा, है ना। लिखते जाना आप लोग भी, तभी रिवीजन होगा, आप लोग को भी कॉन्फिडेंस आएगा। सर यहां पर शुरुआत हो रही है, कुछ सेक्शन है जो आप हमें बता दीजिए स्टार्टिंग में, है ना। सेक्शन नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 4 है, सेक्शन नंबर 5 है, सेक्शन नंबर 6 है, सेक्शन नंबर 7 है, सेक्शन नंबर 9 है। सर 8 भी लिख दो ना, क्योंकि 8 कौन सा है बेटा अपना, सेक्शन 8 कंपनी अपन पढ़ रहे हैं ना, हाँ। सेक्शन नंबर 9 है, सेक्शन नंबर 10 है, सेक्शन नंबर 12 है, और सर आगे ऐसा चलता जाएगा। आप इंपॉर्टेंट अगर लिख रहे हो तो आप 12 के साथ में 13, 12 के साथ में 14, 12 के साथ में 15, ये सारे आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। मतलब सर हम सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और सेक्शन नंबर 22 तक हम लोग यहां पर जा रहे हैं, 22 पे हम एंड करने वाले हैं। पर अगर हम इंपॉर्टेंट बातें करें तो यहां पर लिखवा दीजिए कि फॉर्मेशन जो हो रहा है बेटा, फॉर्मेशन हो रहा है सेक्शन नंबर 3 के अंदर, मेमोरेंडम सेक्शन नंबर 4 के अंदर और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन नंबर 5 के अंदर। इन दोनों से रिलेटेड है सेक्शन नंबर 6, कि सेक्शन नंबर 6 ये बोल रहा है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कितनी औकात है, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बात कर रहा है, जो इस चैप्टर का नाम है बेटा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड। टाइप ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 8 होती है, इसलिए यहां पर कवर किया गया है। एक बार इनकॉर्पोरेशन हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होता है 9 बताएगा, और
मेमोरेंडम और आर्टिकल कितना बाइंडिंग फोर्स है वो बताएगा सेक्शन नंबर 10। इसके बाद के जो सेक्शन है ना बेटा, ये सब बात करेंगे इधर ऑल्ट्रेशन के बारे में कि आप इंफॉर्मेशन कैसे चेंज कर सकते हो, किस क्लॉज में चेंजेस कर सकते हो, क्लॉजेस के बारे में और उनके ऑल्ट्रेशन के बारे में यहां पर बात करी जाएगी। और कुछ मिसलेनियस सेक्शन नंबर 17 के बाद में शुरू होंगे जो 22 तक जाएंगे। ये पूरा आपका जर्नी रहेगा बेटा इस पूरे चैप्टर का। तो आई होप आपको अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अरे खत्म नहीं कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं मैं चैप्टर। आपको ये बर्ड आई व्यू से समझ में आ गया होगा कि पूरा चैप्टर क्या डिस्कशन करना चाह रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं इसमें से तो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्वियसली बर्ड आई व्यू तो हम लोग देखने ही वाले हैं। करेक्ट, बर्ड आई व्यू तो हम देखने वाले हैं। बर्ड आई व्यू देख ही लिया इनफैक्ट। तो अब शुरू करते हैं कंपनी की डेफिनेशन के साथ में। मैं आपको पहले बेस क्लियर करूंगा कि कंपनी क्या है। सर डेफिनेशन पढ़ेंगे, हाँ। कंपनी के फीचर्स पढ़ेंगे, हाँ। कंपनी और मेंबर्स के बीच में जो रिश्ता है सेपरेट लीगल एंटिटी वाला, वो देखेंगे, हाँ। क्या कंपनी और मेंबर सेपरेट है तो क्या इनके बीच में कोई दीवार है, इनके बीच में कोई पर्दा है? कॉर्पोरेट वेल थियरी। ओके सर क्यों समझा रहे हो जब सिलेबस में नहीं है? तो बेटा माहौल बनने दो ना, थोड़ा फ्लो आने दो। फ्लो नहीं आएगा ना तो चैप्टर से थोड़ा सा ना क्या आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आएगा तो फिर सारी चीजें ना ये फालतू है। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी जर्नी बेटा लंबी है। मतलब आज इस वाले सेशन के अंदर मैं आपको फॉर्मेशन सिखा दूंगा, फॉर्मेशन के पहले का बेस पूरा क्लियर कर दूंगा, पर इनकॉर्पोरेशन में सिखाऊंगा आपको पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो वहां इनकॉर्पोरेशन आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 10, मेमोरेंडम आएगा। वो सारी चीजें अपन सेकंड सेशन में करेंगे। फर्स्ट सेशन के अंदर मैं अगर टाइम मिला तो प्रमोशन के बाद में, फॉर्मेशन के बाद में इनकॉर्पोरेशन आज भी इस सेशन के अंदर डाल सकता हूं, अगर टाइम मिला तो करेंगे, वरना सेशंस बहुत ज्यादा लंबे लंबे नहीं करेंगे। आप लोग को भी क्या टेंशन होती है, इतना स्ट्रेस होता है। ठीक है, चलो तो कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ मेरे दोस्तों, कंपनी क्या है? सर सिंपल है, 2 को 20 बार बोलना है, 2 को 20 बार बोलना है। ये एक स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है सर, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है। जो बात करती है बोलती है कि कंपनी तो कंपनी है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, कंपनी तो कंपनी है। सर ये क्या डेफिनेशन हुई? मतलब सर ऐसी हर एक कंपनी जो रजिस्टर हुई है सर, जो रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, हाँ, इस एक्ट के अंदर, उसको हम कंपनी के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और इतना ही नहीं सर, ऐसी कोई कंपनी जो किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर भी रजिस्टर्ड है तो भी हम उसको कंपनी के अंदर डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। मतलब सर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट 2013 एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रीवियस कंपनी लॉ एज वेल। हम 1956 की बात कर रहे हैं, हम उसके पहले 40s की बात भी कर रहे हैं, हम उसके पहले 30s की बात भी कर रहे हैं। जब जब कंपनीज एक्ट आया था हम सबकी बात कर रहे हैं। कोई भी प्रीवियस लॉ के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हो या थे, और या 2013 के अंदर आप रजिस्टर्ड हो, तो हम आपको कंपनी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्या है ना बेटा, ये जो है ना कंपनी की जो डेफिनेशन है ना बेटा, उसमें हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रजिस्टर्ड कंपनी की डेफिनेशन है ये। हाँ सर, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन मतलब एक्चुअली 3 पार्ट से डेफिनेशन होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके मॉड्यूल में भी दिया गया है। आपने स्टैट्यूटरी डेफिनेशन लिखा है, आप बोल रहे हो इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है, तो इसमें कुछ डिफरेंस होता है क्या? आइए देखते हैं फटाफट, आपको इजी रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। ओके सो अंडरस्टैंड करते हैं एकदम अच्छे से इसको। ठीक है, कि स्टैट्यूटरी कंपनीज वो वाली कंपनीज होती है जैसे नाम में बेटा स्टैट्यूटरी लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब दीज आर द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड और विच आर बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द पार्लियामेंट। सर पार्लियामेंट बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं एनी स्पेशल एक्ट। एनी स्पेशल एक्ट मतलब बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन कंपनीज को बनाया जाता है। ठीक है, और इसीलिए इनको स्टैट्यूटरी बोला जाता है। स्पेशल एक्ट के अंदर इनको बनाया जाता है, जैसे आरबीआई है, एलआईसी है, ये सब ऐसी कंपनीज है बेटा जो स्टैट्यूटरी कंपनीज की डेफिनेशन के अंदर आएगी। ठीक है, क्योंकि या तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है या कोई स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, इसलिए हमने उन सबको स्टैट्यूटरी डेफिनेशन के अंदर डाल दिया है। बट अगर हम बात करेंगे रजिस्टर्ड कंपनी की, तो ये डेफिनेशन हमने देखी है, ये डेफिनेशन हमने अभी देखी है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप स्टैट्यूटरी हटा सकते हैं, आप यहां पर लिख सकते हो रजिस्टर्ड कंपनी की डेफिनेशन है। रजिस्टर्ड कंपनी की डेफिनेशन मतलब कि वो सारी कंपनीज जो 1956 या उससे पहले या 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है, उन सबको हम इनकॉर्पोरेटेड हुई है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? कंपनी डेफिनेशन में लेते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें, सो कंपनी इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। और अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाए इसके फीचर्स के हिसाब से बेटा, तो फीचर्स के हिसाब से ये कौन है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन इनके पास में होता है, और कॉमन सील भी इस कंपनी के पास में रहती है। यानी कि दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ अ कंपनी। क्या इसको याद करने का कोई तरीका है? बिल्कुल, हमने निकाल रखा है आई टॉप क्लास। आई
टॉप क्लास। मतलब सर क्या सब कुछ याद करना जरूरी है? हमारे सिलेबस में तो नहीं है, क्या बेसिक हमको याद करना पड़ेगा? बिल्कुल यार, करो यार, कॉन्फिडेंस आता है, पूरे चैप्टर पे अच्छा होल्ड आता है, ठीक है, इन सब चीजों करने की वजह से। अभी सुनना मेरी बात, आई मतलब इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। सर आपने बोला ना कि 2-3 लोग एक साथ बैठ गए तो क्या कंपनी बन गई? नहीं, 2-3 लोग बैठे, उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार किया, मेमोरेंडम तैयार किया, वो एक्ट के अंदर गए, रजिस्ट्रेशन लिया, इनकॉर्पोरेशन तब कहा जाता है। तो इसे 2 और मोर पर्संस का इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बोला जाता है, ठीक है। सर इंपॉर्टेंट वाले आप पहले करवा देना हमको। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। सी स्टैंड्स फॉर कॉमन सील। सर पता है हमको, ये कंपनी का खुद का नाम होता है, कंपनी का खुद का नाम। सर मतलब नाम क्या बोल रहे हो? सील बोलो ना। हाँ, थप्पा है, मुहर है। सर सबको रखना जरूरी है क्या? नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके डायरेक्टर साइन कर सकते हैं 2। अगर 2 डायरेक्टर्स नहीं है, एक कंपनी सेक्रेटरी है, तो 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी कैन डू दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो कॉमन सील इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स यूज्ड टू बी मैंडेटरी बट अब नहीं है, ठीक है। एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब सर आप बोलना चाह रहे हो कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है? हाँ सर, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्या अनलिमिटेड भी हो सकती है? बोलो बच्चा, अनलिमिटेड भी हो सकती है। देखो ये सारी चीजें मैंने यहां पर लिख रखी है। आई स्टैंड्स फॉर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। हाँ, P stands for perpetual succession, यानी कि मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मतलब मेंबर के आने से, मेंबर के जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी परपेचुअल है, यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक ये चलती रहेगी। बेटा 100 150 साल पुरानी कंपनीज है, डायरेक्टर्स मर गए, मेंबर्स मर गए, नए लोग आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हो गया, प्रमोटर मर चुका है, क्या फर्क पड़ता है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा, ठीक है, जो हमेशा लॉ की नजरों में था, है और रहेगा। सर क्रिएटेड बाय लॉ है तो लॉ ही इसको खत्म भी करेगा, ठीक है। बट सर ये आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब हम नेचुरल पर्सन से इसको अलग करना चाह रहे हैं, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। हम इसको फिक्टिशियस पर्सन नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि ये कोई फर्जी या कोई खोखला पर्सन नहीं है, ये लॉ की नजरों में है, लॉ की नजरों में इसका नाम है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रजिस्टर में इसका नाम लिखा हुआ है। और सर सेपरेट लीगल एंटिटी तो आपने बता दिया कि ये डिस्टिंक्ट है, इससे अपने मेंबर से डिस्टिंक्ट है। मेंबर एक तरफ है और कंपनी एक तरफ है, मेंबर के एसेट्स एक तरफ है, कंपनी के एसेट्स दूसरी तरफ है। कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी के एसेट्स, कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का सब कुछ कंपनी के नाम पर रहेगा, मेंबर्स के नाम पर कोई भी नहीं रहेगा। मेंबर्स के खुद के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अलग से होते हैं। सर कॉमन सील तो आपने बता दिया, लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बता रहे थे। हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी आप किस तरीके की कंपनी हो डिपेंड करता है, आपके मेमोरेंडम में लिखा रहेगा। आप लिमिटेड कंपनी हो तो लिमिटेड में बाय शेयर्स हो कि बाय गारंटी हो, आप अनलिमिटेड हो तो आपका अनलिमिटेड का नेचर आपके मेमोरेंडम में लिखा रहेगा। बट ये भी एक फीचर्स है, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। सर लास्ट एस स्टैंड्स फॉर सेपरेट प्रॉपर्टी एंड सू, यानी कि कंपनी अपने नाम पर खुद की प्रॉपर्टी रख सकती है, मेंबर्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कंपनी के प्रॉपर्टी पर। मेंबर्स ना तो ओनर है, ना को ओनर्स हैं, ना उनका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ना उनका कोई इक्विटेबल इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट था। अब आप बच्चे पूछे, जैसे ओ से ओनरशिप है बेटा, सेम ट्रांसफरेबिलिटी है टी से, यानी कि प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इजीली कैसे बोल रहे हो आप? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से है। सर रेस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी के ऊपर, उसको आर्टिकल फॉलो करना पड़ेगा, प्रोहिबिशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है सर। बट पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल है। तो मैंने अभी तक क्या किया बेटा, मैंने आप लोगों को सिंपल सा काम किया है मैंने आपको कंपनी की डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। कंपनी की डेफिनेशन के साथ में मैंने आपको उसके फीचर्स बता दिए हैं, ठीक है। और अब मैं आपको ले चल रहा हूं आगे, बेस तैयार कर रहा हूं, तो मैं आपको सेपरेट लीगल एंटिटी को, है ना, और साथ में कॉर्पोरेट वेल की थियोरी को भी मैं साथ में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दोनों को साथ में एक्सप्लेन करना चाहूंगा बेटा, ठीक है। थोड़ा सा माहौल बन जाएगा, आप लोग को इजी रहेगा। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बेटा, कंपनी का बेस आपके लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन तक हम लोग पहुंच रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा फॉर्मेशन रहेगा। फॉर्मेशन के पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 कंपनी जो आपके मॉड्यूल के अंदर डिटेल्ड में है, ओपीसी कंपनी जो आपके मॉड्यूल के अंदर इन डिटेल दे रखा है बेटा, ठीक है। चलो सर सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? कंपनी के एसेट्स देखो ना, लिखा हुआ है ना, देखो कंपनी के जो जितने भी एसेट्स हैं, कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज हैं, करेक्ट, कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, वो सब कंपनी की। कंपनी खुद के नाम पर केस लॉ कर सकती है, किसी को भी केस कर सकती है, कोई उसके ऊपर सू कर सकता है और वो भी सू कर सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। कंपनी खुद के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी की खुद की लायबिलिटीज होगी, कंपनी के खुद के असेट्स होंगे। तू तेरा देख, मैं मेरा देख लूंगा। कंपनी बोल रही भैया तू तेरा देख, मैं मेरा देख लूंगा। मेंबर्स को बोला जा रहा है कि भैया मैं मेरे लोन्स ले रही हूं, मेरी लायबिलिटीज इंकर कर रही हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हूं, तू कहां है? तू तो सब बाहर है। सर अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, मेंबर कहीं तक सेफ भी हो गया ना,
कंपनी के नाम पे कुछ भी हो रहा है, कंपनी की लायबिलिटीज अगर 1000 करोड़ की है तो क्या मेंबर भी 1000 करोड़ रुपए पे करेगा क्या? तो सर कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन हो गया, कहीं ना कहीं सेफ्टी हो गई मेंबर के नाम पे, करेक्ट। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट था सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि जो कंपनी है वो एक लीगल एंटिटी अलग से है, डिस्टिंक्ट है, उसके मेंबर से एकदम अलग है। पर इसका मिसयूज भी हो रहा था बेटा, है ना, इन सब बातों का मिसयूज भी हो रहा था। पहले देख लो आप, ये सारी चीजें बोली मैंने, लीगल पर्सनालिटी, एग्जिस्टेंस डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है उसके मेंबर से, खुद प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, बैंक अकाउंट रख सकती है, लोन ले सकती है, लायबिलिटी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, जो उसकी इच्छा है वो कर सकती है, जो उसकी इच्छा है वो कर सकती है, ठीक है। पर इसका मिसयूज हो रहा था, ठीक है, तो इसीलिए कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी को लाया गया बेटा, कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी। सर ये क्या है? ये एक तरीके से बेटा कंपनी और उसके शेयर होल्डर के बीच में, कंपनी और उसके शेयर होल्डर के बीच में ये एक पर्दा है बीच में बेटा, पर्दा, पूरा पर्दा है, ठीक है। इस पर्दे का मतलब क्या है बेटा कि सर इस पर्दे का मतलब ये है कंपनी पर्दे के उस तरफ है और मेंबर इस तरफ है। कंपनी की हरकतें कंपनी की, मेंबर्स की हरकतें मेंबर की। कंपनी की हरकतों की वजह से, कंपनी की हरकतों की वजह से मेंबर नहीं फंसेगा, ठीक है। पर सर ये कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक ना ये अपने आप में लीगल कॉन्सेप्ट है, हम समझ चुके हैं, लीगल कॉन्सेप्ट है जो बोल रहा है कंपनी की आइडेंटिटी सेपरेट है उसके मेंबर से, मेंबर को शील्ड किया जा रहा है, करेक्ट, मेंबर को शील्ड किया जा रहा है। कंपनी जो भी डेट्स या कुछ भी कॉन्ट्रवेंशन करती है तो कॉर्पोरेट वेल को अगर हम अप्लाई करेंगे तो मेंबर उसके लिए लायबल नहीं होंगे, मेंबर उसके लिए लायबल नहीं होंगे, करेक्ट। मतलब सर ये एक तरीके का कॉर्पोरेट इंस्यूलेशन है, कॉर्पोरेट इंस्यूलेशन, इंस्यूलेशन मतलब प्रोटेक्शन। मेंबर की हरकतों से कंपनी अच्छे से या फिर कंपनी मेंबर की हरकतों से दोनों इंस्यूलेटेड है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। दस शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। पर सर क्या शेयर होल्डर को हम ओनर नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते बेटा, ना तो शेयर होल्डर ओनर है, ना शेयर होल्डर को ओनर है, मतलब जॉइंट ओनर भी नहीं है, प्राइवेट ओनर भी नहीं है। सर इन शेयर होल्डर ने पैसा दिया है कंपनी को, फंड्स दिया है, उसके बदले में शेयर्स लिए हैं उन्होंने, हाँ लिए हैं बेटा। उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, एसेट को कंट्रीब्यूट किया, हाँ किया है बेटा। तो क्या हम उनको ओनर बोल दे क्या? हाँ, उसके बदले में आप रिटर्न ले रहे हो ना, उसके बदले में आप शेयर्स कभी भी बेच के बाहर निकल सकते हो ना। हाँ, तो आप कोई ओनर्स नहीं हो, आप कंपनी के जॉइंट ओनर भी नहीं हो, प्राइवेट ओनर भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है गाइस। कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी अच्छी थियरी है, लायबिलिटी क्रॉस नहीं हो पा रही है, मेंबर की अलग है और कंपनी की अलग है, पर इसका मिसयूज ना हो इसीलिए कभी कभी अरे पीछे तो देखो, पर्दे के पीछे देखना पड़ता है बेटा। हाँ मतलब सर इन भाई साहब को तो जानते होंगे आप, करेक्ट। पर्दे के पीछे देखो मतलब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट ये करती है कि कोर्ट इग्नोर कर देती है बेटा। जब कोर्ट इग्नोर कर देती है किसको? कंपनी की लीगल आइडेंटिटी को इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब कॉर्पोरेट इंस्यूलेशन को इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर, कंपनी बोलेगी कि सर मैंने नहीं किया है, मेंबर्स बोलेंगे सर कंपनी के नाम पे ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो फिर कोर्ट बीच में आएगा, वो देखेगा कि हकीकत में इस पूरे एक्ट के पीछे है कौन। तो वो क्या करेगा, इस कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को डिसरिगार्ड कर देगा, यानी कि हटा देगा और इस पर्दे को उठा देगा। तो इसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इसको बोलते हैं पियर्सिंग, यानी कि छेद करना। मतलब अब लायबिलिटी आर पास जा रही है, कंपनी के नाम पे ट्रांजैक्शन किया पर हकीकत में कर कौन रहा है? मेंबर कर रहे हैं। इस लीगल पर्सन के पीछे रियल चेहरे कौन है? बेनिफिशियरी कौन है? उसके मेंबर्स हैं, करेक्ट, ठीक है। तो रियल पर्सन को पकड़ने के लिए डिसरिगार्ड करेंगे जब हम कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को, डिसरिगार्ड करके इग्नोर करेंगे जब हम कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को, तो उसे कहते हैं बेटा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सर ये क्या हम करेंगे? नहीं बेटा, ये आपका काम नहीं है, ये जज साहब का काम है। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कब उसको कॉर्पोरेट वेल को अप्लाई करना है, कब उसको लिफ्ट करना है, ये जज साहब का निर्णय रहेगा। दिस हैपेंस अंडर द क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल एंड नॉट अंडर द क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप की बात नहीं चल रही है। अगर ओनरशिप के हिसाब से देखोगे बेटा तो एसेट्स कंपनी के नाम पर तो कंपनी लायबल होगी, प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे तो कंपनी लायबल होगी, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम पे तो कंपनी लायबल होगी। ओनरशिप की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है बेटा यहां पर किस चीज की? बात चल रही है यहां पर कंट्रोल की, कि कंट्रोल कौन कर रहा है। नाम कंपनी का है पर सारा का सारा काम मेंबर्स का है, ठीक है। तो ये बेटा कॉर्पोरेट वेल की थ्योरी। ऐसे कुछ 5 केसेस हैं जहां पर इन कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाता है। आप सब कुछ पढ़ के आए हो, मैं डिटेलिंग यहां पर नहीं करता हूं, ठीक है। आप लोग आराम से देख सकते हो, 5 चीजें देख सकते हो। ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है तो ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव अ लुक कि क्या क्या 5 केसेस है, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। चलो तो अभी मैंने क्या करा है, आ जाओ, मैंने आपको क्या कर दिया है, मैंने पूरा बेस आपका तैयार कर दिया है, बराबर बच्चा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए कंपनी को समझना जरूरी है, कंपनी की डेफिनेशन को समझना जरूरी है, करेक्ट। और कंपनी की डेफिनेशन के साथ में हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज को अब हमें स्टार्ट करना है, टाइप्स ऑफ कंपनीज को अब हमें स्टार्ट करना है। टाइप्स ऑफ कंपनीज है बेटा अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, चैप्टर नंबर 1 में हो गया, करेक्ट। स्मॉल कंपनी हो चुका है, करेक्ट। हमें 2 कंपनीज को इन डिटेल समझना है, सेक्शन 8 एंड ओपीसी, सेक्शन 8 एंड ओपीसी। चलो आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे बेटा। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है बेटा 1 पर्सन कंपनी।
पहला पॉइंट ये है, क्या 1% कंपनी जैसी कोई कंपनी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है बेटा, बिल्कुल बन सकती है। सर ये 1% कंपनी में जैसे नाम में लिखा हुआ है कि ये 1% है, ये 1% है, मतलब सर यहां पर क्या सिर्फ एक ही पर्सन रहता है? यस बेटा, एक ही पर्सन रहता है। प्राइवेट में आपने बोला मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। पब्लिक में आपने बोला मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको अकेले काम करना है और उसको सोल प्रोप्राइटर बनके भी नहीं रहना है, सोल प्रोप्राइटर में क्या है ना कि मजा नहीं है, कंपनी का मजा नहीं है बेटा, है ना, तो उसको सोल प्रोप्राइटर बनके नहीं रहना है ओके। और उसका ये कहना है कि मुझे कंपनी के बेनिफिट चाहिए, सारे कंपनी के सारे बेनिफिट चाहिए और मुझे अकेले भी रहना है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर 62 के अंदर डेफिनेशन दी गई 1% कंपनी की कि ये ऐसी क्लास ऑफ कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट होती है बाय सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन इसको इनकॉर्पोरेट करता है, करेक्ट। इसमें एक ही पर्सन होता है एज अ मेंबर, एक ही पर्सन होता है। अच्छा, सेक्शन क्या है? 3(1)(c। सेक्शन क्या है? 3(1)(c। ये सेक्शन बोलता है कि पहली बात, आप जहां भी ओपीसी सबसे पहली बार, पहली दफा जहां भी ओपीसी आपने देखा है बेटा, उसके साथ में यहां पर लिख देना, क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, यही बात कर रहे हैं। सर क्या ये 1% कंपनी एक तरीके की प्राइवेट कंपनी है? बिल्कुल बेटा, प्राइवेट कंपनी है, बिल्कुल प्राइवेट कंपनी है। चलो आओ, तो सर मतलब क्या सारी ओपीसी, क्या सबकी सब ओपीसी प्राइवेट होती है? यस। उल्टा कर सकते हैं क्या? क्या सारी कंपनीज जो प्राइवेट है वो क्या ओपीसी होती है क्या? नहीं, उल्टा नहीं कर सकते आप, है ना। प्राइवेट कंपनी बेटा एक ब्रॉडर टर्म है और उसके अंदर ओपीसी आता है, उसके अंदर ओपीसी आता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। इससे सबसे पहला पॉइंट ये सेक्शन ये बोलता है कि ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और ये जो बात मैंने आपको बोली लिखी हुई है कि सारी ओपीसी प्राइवेट होती है बट सारी प्राइवेट ओपीसी नहीं होती है। क्या सर इस ओपीसी कंपनी को बनाने के लिए हमको क्या मिनिमम शेयर कैपिटल की जरूरत लगेगी? हाँ, मिनिमम शेयर कैपिटल की जरूरत लगेगी? नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है मिनिमम शेयर कैपिटल के लिए। हमें चाहिए एक पर्सन, हमें चाहिए एक मेंबर जो यहां पर इस कंपनी को फॉर्म कर सके। अभी ये मेंबर कौन होगा हमें ये समझना है, ठीक है। इस मेंबर के साथ में क्या हो सकता है वो हमको समझना है, ठीक है। चलो आओ, तो सर मतलब अगर हम कंक्लूड करें तो ओपीसी 1 मेंबर कंपनी है, डन। प्राइवेट कंपनी है नेचर में, डन। सर इस कंपनी को क्यों बनाया जाता है? ऐसे लोग जो छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको कॉर्पोरेट का फील चाहिए बेटा, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप का फील चाहिए, वो लोग 1% कंपनी को फॉर्म करते हैं। सर अच्छा फायदा क्या है? फायदा बेटा ये है, प्राइवेट कंपनी के सारे सेक्शंस ओपीसी के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ। तो देखो अच्छी बात है ना। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट सिंपल है क्योंकि इनको एग्जाम्पशन मिले हुए हैं थोड़े बहुत। जो प्राइवेट कंपनीज को बहुत सारे कंप्लायंसेस करने रहते हैं उतने इनको नहीं करने हैं, इनके लिए लिमिटेड है सर। बाकी एक प्राइवेट लिमिटेड वाले फीचर्स तो इनके पास में है ही सही, ये सेपरेट लीगल एंटिटी भी है और ये लिमिटेड लायबिलिटी भी है। अच्छा आगे चलते हैं सर। अब आपने कहा कि इसके अंदर एक मेंबर होना चाहिए और इसके अंदर ये मेंबर के साथ में क्या होगा ये भी आपने बताने की कोशिश करी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कि सर कौन एलिजिबल है मेंबर बनने के लिए और कौन एलिजिबल नहीं है मेंबर बनने के लिए। आ जाओ फटाफट बात करते हैं इसके बारे में, सुनना मेरी बात अच्छे से बेटा, है ना। देखो हमने बोला एक मेंबर चाहिए, करेक्ट सर, कितनी गलत बात है। आपने बोला कि ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, इस कंपनी के पास में क्या है? इस कंपनी के पास में क्या है सर? ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जैसी है, आपने यही बोला ना। तो आपको नहीं लगता सर कि ये कंपनी एकदम परफेक्ट परपेचुअल सक्सेशन वाली होनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि सर ये जो कंपनी है ये सेपरेट लीगल एंटिटी को भी रखेगी? अरे बिल्कुल रखेगी, क्यों नहीं रखेगी। तो मुझे एक बात बताओ सर, अगर इस मेंबर को कुछ हो गया, अगर ये मेंबर की डेथ हो गई, अगर ये मेंबर इनसैनिटी में चले गया यानी कि पागल हो गया, अरे सर शॉर्ट में आप ये बोलो अगर ये मेंबर अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट हो गया, मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, इनकॉम्पिटेंट हो गया, तो सर ये परपेचुअल सक्सेशन खतरे में नहीं आएगा? क्योंकि एक ही पर्सन के ऊपर पूरी कंपनी डिपेंडेंट थी, एक ही मेंबर के ऊपर। इसीलिए परपेचुअल सक्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्लॉज को पूरा करने के लिए बेटा उन्होंने बोला कि इस मेंबर के साथ में हमको, इस मेंबर के साथ में हमें एक और पर्सन चाहिए, वो होगा एक नॉमिनी। क्या होगा बेटा? वो होगा एक नॉमिनी। तो हमें क्या समझना है कि ये मेंबर कौन हो सकता है और ये नॉमिनी कौन हो सकता है। उसके लिए बेटा हमारे पास में 2 कंडीशंस हैं, ओनली 2 कंडीशंस, ओनली 2 कंडीशंस। कुछ लोग आपको बताएंगे कि 3 कंडीशन है, वो गलत बता रहे हैं बेटा, है ना, वो गलत बता रहे हैं, उनकी मत सुनना। पहला कंडीशन है कि जो भी पर्सन बनना चाहता है वो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और दूसरी कंडीशन बेटा ये है कि उसका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। हम आर्टिफिशियल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, नेचुरल पर्सन की बात कर रहे हैं। चाहे वो रेसिडेंट हो या चाहे वो रेसिडेंट ना हो, मतलब पिछले साल में 120 डेज वो रहा हो या नहीं रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन हमको फुलफिल करनी है, और वो है इंडियन सिटीजन और नेचुरल पर्सन, दैट्स इट। अगर आप मेंबर बनना चाहते हो, अगर आप नॉमिनी बनना चाहते हो, आपको नेचुरल पर्सन रहना पड़ेगा और आपको इंडियन सिटीजन रहना पड़ेगा। वेदर और नॉट आप रेसिडेंट हो या नहीं हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा मन से, ये देख लो लिखा हुआ है नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, दोनों में प्लस का निशान बना हुआ है, ठीक है। वेदर और नॉट अदरवाइज लिखा हुआ है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, 120 डेज आप रहे हो या नहीं रहे हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। तो अगर आपको एलिजिबल होना है इस कंपनी का एक मेंबर बनने के लिए, नॉमिनी बनने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि या तो आप नेचुरल पर्सन हो और साथ में आपको इंडियन सिटीजन रहना पड़ेगा। चलो आ जाओ, क्योंकि आपके मॉड्यूल में बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है, जरा पढ़ना, इसको अच्छे से पढ़ना बेटा। देखो जरा क्या लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है, क्या एक नॉन रेसिडेंट इंडियन क्या कंपनी बना सकता है ओपीसी, क्या वो मेंबर बन सकता है? तो उन्होंने बोला आप बिल्कुल रूल 31C के पास में आना, आपको वो रूल एकदम क्लियर कट बताएगा। क्या बताएगा आपको? हाँ, वो ये बताएगा कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, माइनर नहीं हो सकता ये हमको पता है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2, वेदर और रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए यस, इवन अ नॉन रेसिडेंट इंडियन कैन बिल्ड एन ओपीसी कंपनी, ये बात यहां पर स्टेब्लिश हो चुकी है। चलो आगे चलते हैं। सर क्या एक ही पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी के अंदर मेंबर हो सकता है? ओपीसी 1 एंड ओपीसी 2 नहीं हो सकता, नॉट अलाउड बेटा, नॉट अलाउड। मोर देन 1 ओपीसी इज नॉट अलाउड, ठीक है। सर क्या एक ही पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी के अंदर नॉमिनी हो सकता है? नहीं हो सकता है, मतलब सर मेंबर भी नहीं हो सकता और नॉमिनी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्या एक माइनर मेंबर या नॉमिनी बन सकता है? नहीं बेटा, देख लो नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा रखा है, नॉट इक्वल्स टू का। चलो सर क्या एक ओपीसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी के अंदर? नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते। आगे सेक्शन 8 कंपनी भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक तो माइनर मेंबर नहीं बन सकता, ओपीसी को सेक्शन 8 कंपनी आप नहीं बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते हो, नहीं, आप उसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको चैरिटी का काम करना है, अगर आपको ऐसा काम करना है जो फ्री में करना है, समाज सेवा करना है, आप ओपीसी नहीं बना सकते, सिंपल बात है, ठीक है। सर क्या एक ओपीसी को, देखो अब यहां पर इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू का साइन है बेटा, क्या एक ओपीसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं? उन्होंने बोला बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो। किसमें कर सकते हैं? प्राइवेट में कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर क्या सेक्शन 8 में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर आंसर क्या है, OPC can be converted into a private company or into a public company, but not into a Section 8 company. हम उसमें उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, आगे आओ। सर क्या एक OPC NBFC का काम कर सकती है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का काम कर सकती है? नहीं कर सकती। अरे यहां तक कि इनफैक्ट तुम सुन लो, कोई बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर भी, क्या बोला मैंने, कोई बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर भी एक OPC इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। अरे आप इतने छोटे हो, आप 1 मेंबर की कंपनी हो, अगर आपके पास में इतना पैसा होता कि आप दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो फिर आप प्राइवेट कंपनी बनाते, पब्लिक बनाते। आप खामोगा यहां पर ओपीसी में क्यों पड़े हो? इसलिए ओपीसी को मना कर दिया। ना तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे, ना एनबीएफसी का काम कर पाओगे, ना आप चैरिटी यानी सेक्शन 8 कंपनी का काम भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके सर, ये जो अकेला पर्सन है, ये जो अकेला मेंबर है, ये हमारा डायरेक्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और कौन बनेगा? ये अकेला पर्सन ही तो है। चलो, तो ओपीसी क्या समझ में आ गया? ओपीसी के डोंट्स, यानी कि ओपीसी क्या नहीं कर सकती, आपको समझ में आ गया, करेक्ट। हाँ, आपको ये समझ में आ गया है कि इस ओपीसी के अंदर कौन मेंबर बन सकता है और कौन नॉमिनी बन सकता है, उसकी कंडीशन क्या है। वेरी गुड, चलो नाइस, शाबाश। आगे चलो, अब मेरी बात सुनना, ये एक अच्छा केस है, ये एक अच्छा केस है, इसको समझते हैं अपन थोड़ा सा। हाँ देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर एक पर्सन है, लेट्स से पप्पू एक पर्सन है, ठीक है। ये पप्पू भाई साहब मेंबर है, ये पप्पू भाई साहब मेंबर है, कहां पर? ओपीसी 1 के अंदर, ओपीसी 1 के अंदर मेंबर है, ठीक है। और यही भाई साहब बेटा सुनना, यही भाई साहब नॉमिनी भी है, कहां पे? ओपीसी 2 के अंदर। सर क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा यही बात कर रहे हैं। मतलब सर एक पर्सन एक ओपीसी में तो मेंबर है और एक ओपीसी में नॉमिनी है, सर ऐसा अलाउड है क्या? अरे यार कर तो लोगे तुम, देखो पढ़ो, तुम कर तो लोगे पर दिक्कत होगी इसमें। देखो, वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन 1 ओपीसी, लिखा अपन ने, इस ओपीसी में मेंबर है, हाँ, बिकम्स अ मेंबर इन अनदर सच कंपनी। सर दूसरी कंपनी में मेंबर थोड़ी बना है, दूसरी कंपनी में तो नॉमिनी है वो। अरे सर नॉमिनी है वो। अरे नॉमिनी कब तक रहेगा? अज्यूम करो कि इस कंपनी में जहां पर वो नॉमिनी है, इसका मेंबर की डेथ हो गई,
ये मेंबर मर गया, तो अब ऑटोमेटिकली कौन बनेगा मेंबर? ऑटोमेटिकली मेंबर कौन बनेगा? पप्पू यहां पर मेंबर बन जाएगा। तो अब दिक्कत क्या हो गई कि पप्पू ऑलरेडी यहां पर मेंबर था और यहां पर भी मेंबर है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ है बिकम्स अ मेंबर इन अनदर सच कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ नॉमिनी इन दैट ओपीसी। वो नॉमिनी था, अब उसका मेंबर मर गया तो ये मेंबर बन गया, और ये ऑलरेडी ओपीसी 1 के अंदर तो मेंबर है। अब ये दो दो जगह मेंबर बन गया। तो इस पर्सन को बोला जा रहा है कि सुनो, आपको 180 डेज दिए जाएंगे, आपको 180 डेज दिए जाएंगे। इन 180 डेज के अंदर आपको यह डिसाइड करना है कि मैं कौन सी ओपीसी का मेंबर रहना चाहता हूं या नहीं रहना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि आप रह तो एक ही जगह पाओगे, आप बाकी जगह नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई हमारी कि सब्सक्राइबर की डेथ पे, इनकैपेसिटी पे मेमोरेंडम के अंदर एक नॉमिनेशन का क्लॉज होता है। बेटा आप लोग पढ़ोगे अभी मेमोरेंडम के अंदर कि मेमोरेंडम के अंदर एक नॉमिनेशन का क्लॉज होता है बेटा, वहां पर नाम लिखा जाएगा नॉमिनी का, वहां पर नाम लिखा जाएगा बेटा नॉमिनी का। ठीक है, और ये नॉमिनी का जो अपॉइंटमेंट है बेटा वो कंपलसरी है, बिना नॉमिनी के ओपीसी नहीं बन सकती है। सिंपल बात है बेटा, समझ लो, बिल्कुल नहीं बन सकती है। ठीक है सर, क्या ये जो नॉमिनी बना रहे हो इससे बिना पूछे बना दे इसको? बिना पूछे बना दे इसको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो सर, हमको रिटर्न कंसेंट की जरूरत है, रिटर्न कंसेंट लगेगा हमको इस पर्सन का, रजिस्ट्रार को ये रिटर्न कंसेंट भेजना भी पड़ेगा मेमोरेंडम के साथ में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेमोरेंडम के साथ में आपको आर्टिकल के साथ में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को यह भी बताना पड़ेगा कि सुनो, हमने इस पर्सन को नॉमिनी बनाया है और इसका रिटर्न कंसेंट लिया है, हमने रिटर्न कंसेंट लिया है, हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी है। क्योंकि बेटा रूल क्या है, क्या ये अपना कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है? यस, ये कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है। अच्छा, ओके 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 सर, तो मतलब एक बात बताओ आप हमको, नॉमिनी आपने बनाया, कंसेंट लिया, आपने बोला कि तेरी इच्छा नहीं है, तू कंसेंट विड्रॉ कर ले। ठीक है, विड्रॉ कर ले तू, भैया तू मना कर देना कि मैं नॉमिनी नहीं रहूंगा, मैं नॉमिनी बन के नहीं रह सकता हूं। ठीक है, तो तू चले जाना, कोई बात नहीं, हमको तो दूसरा नॉमिनी ढूंढना ही पड़ेगा ना। अरे हमको तो दूसरा नॉमिनी ढूंढना पड़ेगा ना बेटा। हाँ, तो सर हम क्या करें? अगर केस नंबर 1 बेटा, केस नंबर 1, टोटल 3 केसेस बताऊंगा मैं। केस नंबर 1, अगर नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, वो चले गया छोड़कर, तो उसने नोटिस दिया मुझको और उसने बोला कि मैं जा रहा हूं, तो मुझे यानी कि मेंबर को बेटा, जो एक मेंबर इकलौता है, उस मेंबर को बेटा 15 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर? 15 दिन के अंदर अंदर मुझे एक नया मुर्गा ढूंढना पड़ेगा। क्या? मुझे एक नया मुर्गा ढूंढना पड़ेगा, है ना, या नया बकरा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जो नॉमिनी बनेगा। कब से 15 दिन काउंट होंगे? जब से मुझे नोटिस मिला है उसके विड्रॉल का, उसके 15 डेज के अंदर अंदर मुझे नया नॉमिनी ढूंढना पड़ेगा, और उसका भी ऑब्वियसली उसका भी मुझे कंसेंट लेना पड़ेगा, बिना कंसेंट के तो काम होता ही नहीं है। केस नंबर 1 बेटा, आ जाओ सर। केस नंबर 2, सर वो तो छोड़ के नहीं जा रहा है, उसने विड्रॉ नहीं किया है सर, वो तो रहना चाहता है एज ए नॉमिनी, पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मुझे इस नॉमिनी को, मिस्टर ए मेरे नॉमिनी है, मुझे इनको हटाना है और इनकी जगह मुझे मिस्टर बी को लाना है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यस, दिस कैन बी डन, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए मुझे आरओसी को ऑब्वियसली बताना पड़ेगा, ऑब्वियसली बताना पड़ेगा, करेक्ट। ये जो नया पर्सन आने वाला है उसकी मुझे प्रायर कंसेंट भी लेनी पड़ेगी, प्रायर कंसेंट भी लेनी पड़ेगी, और मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा मेरे आरओसी को। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए, तो 2 केस हुए, अब तीसरा केस देखते हैं। ठीक है, सेसेशन ऑफ नॉमिनी, यानी कि नॉमिनी अब नहीं रहा। यस, नॉमिनी अब नहीं रहा है, मतलब सर क्या हुआ, क्या है? सेसेशन, खत्म। सर ऐसा क्यों हुआ? जो नॉमिनी एक टाइम पर हुआ करता था बेटा, वो मेंबर बन चुका है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? जो ओरिजिनल मेंबर था, लिख देता हूं, ओरिजिनल जो मेंबर था ओजी बेटा, उसकी डेथ हो गई, करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो नॉमिनी है उसकी क्या कर्तव्य बनता है? हाँ, उन भाई साहब को हम लाए इसलिए थे कि अगर मेंबर, ओरिजिनल मेंबर को कुछ हो गया, डेथ नहीं हुई, इनकॉम्पिटेंट हो गया, दिमाग खराब हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, कुछ भी है, ठीक है, तो ये जो भाई साहब है नॉमिनी, वो अब मेंबर बनेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मतलब नॉमिनी का सेसेशन हो गया ना, मतलब नॉमिनी मेंबर बन गया, तो नॉमिनी की जगह तो खाली हो गई। उस वाले केस में क्या करेंगे? तो इन्होंने बोला, देखो अब पढ़ लो मेरे साथ में, समझ में आएगा। वेयर सोल मेंबर सीजेस टू बी द मेंबर। सर क्या बोल रहे हो? ये जो मेंबर था सोल मेंबर, अब वो मेंबर नहीं रहा, करेक्ट, एंड नॉमिनी बिकम न्यू मेंबर। जो नॉमिनी है वो अपना नया मेंबर बनेगा, बिल्कुल सही बात है। देन सच न्यू मेंबर शैल नॉमिनेट विद इन 15 डेज। सर मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो पहले नॉमिनी हुआ करता था, ओल्ड नॉमिनी, बराबर है, अब ये नया मेंबर बन गया है। अब ये नया मेंबर क्या करेगा? अरे अब ये नया मेंबर 15 दिन के अंदर, 15 डेज का रूल याद है ना आपको, पहले भी आपने देखा था 15 डेज का रूल, कि मेंबर को 15 डेज दिए जाते हैं, बराबर है, नया नॉमिनी लाने के लिए। तो उन्होंने बोला अभी भी 15 डेज ही है, पर अब कौन करेगा? जो नॉमिनी हुआ करता था, अब जो मेंबर हो गया है वो, तो ये जो मेंबर हो गया है उसको भी बेटा 15 दिन मिल रहे हैं, 15 डेज ऑफ बिकमिंग मेंबर।
और न्यू नॉमिनी को लाने की उसकी जिम्मेदारी है बेटा। ठीक है सर, ऐसा क्यों हुआ? अरे कुछ भी हो सकता है, मेंबर की डेथ हो सकती है, इनकैपेसिटी हो सकता है, एनीथिंग। टोटल 3 केसेस मैंने आपको यहां पर समझाए बेटा। 3 केसेस आई हैव शोड इट टू यू। देखो सारे तीनों केसेस ओपीसी में, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझ नहीं पाते हैं, क्रक्स और समरी नहीं बन पाती है, मैं आपको यहां पर फटाफट बता रहा हूं। ठीक है, पहला विड्रॉल ऑफ कॉन्सेंट बाय नॉमिनी। सर ये पहला वाला केस था ना, हम भूल चुके हैं, थोड़ा बता दो सर। ये नॉमिनी ने कंसेंट को विड्रॉ किया था, इसने बोला था कि मैं नॉमिनी नहीं रहूंगा, तो हमने क्या बोला था, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोटिस दे दो, किसको, ओपीसी को बता दो आप। अरे ओपीसी को बता दो कि ये आपकी इच्छा नहीं बची है, आप विड्रॉ कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करेक्ट। तो सर पहला वाला केस तो ये था, देखो आ जाओ, ये आ जाओ, केस नंबर 1। ठीक है, ओपीसी को दिया उसने नोटिस और वो विड्रॉ करके चले गया। जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो 15 दिन के अंदर करेगा और 15 दिन के अंदर वो नया नॉमिनी लाएगा। तो अपन ने भी ये लिखा है, नोटिस टू ओपीसी, और उसके 15 डेज में जो मेंबर है वो नया नॉमिनी लाएंगे। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या हुआ, हम खुद हटा रहे हैं भैया, वो तो छोड़ के नहीं जा रहा है, हम खुद हटा रहे हैं। हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत कुछ नहीं बेटा, सिंपल सी बात है कि आपको आरओसी को बताना पड़ेगा और नए वाले का आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तीसरे वाले केस में नॉमिनी बन चुका है मेंबर, तो अब ये जो नया मेंबर बना है ये 15 दिन के अंदर ये नया नॉमिनी अपॉइंट करेगा। इन तीनों ही केसेस में हमें एक चीज का ध्यान रखना है बेटा कि जो कंपनी है ओपीसी है उसको 30 डेज का टाइम दिया जाता है। 30 डेज का टाइम दिया जाता है, विद इन 30 डेज क्या करना है, इसको आरओसी को नोटिस देना है। सर ये 30 डेज कब से काउंट करोगे? जब से उसने विड्रॉ किया, यस। जब से उसको हमने रिप्लेस किया, यस। जब से नॉमिनी मेंबर बना तब से, यस। इन तीनों डेट को पकड़ लो। मतलब हमें आरओसी को बताना है, इंटीमेट करना है, किस चीज के बारे में, विड्रॉल के बारे में, चेंज के बारे में और सेसेशन के बारे में। किसके अंदर जाएगा? आईएनसी 4। बेटा ये इनकॉर्पोरेशन के सारे फॉर्म्स है जो आपको मैं लास्ट में पूरी समरी दूंगा इस चैप्टर के एंड में। आईएनसी 4 है बेटा, जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन हमको आरओसी को देनी पड़ेगी। इन तीनों में से अगर कोई भी कांड हो गया तो, और हमें क्या देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा ऑब्वियसली कि भैया हमारे पास में कंसेंट थी जिस नए पर्सन को हमने अपॉइंट किया है। तो ये 3 केसेस है बेटा। अब क्या कोई रिलैक्सेशन है जो ओपीसी को दे रखे? हाँ, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी तो है, ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी तो है, पर ये इसके ऊपर सारे प्राइवेट कंपनी के प्रोविजंस अप्लाई होंगे ऐसा नहीं है। इनको एग्जम्पशंस मिला हुआ है, इनको रिलैक्सेशन मिला हुआ है, क्योंकि 1% कंपनी ना बेटा, इसकी वजह से। ठीक है सर, कैसे? जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की भाई साहब को जरूरत नहीं है ओपीसी को, है ना। 92 और 134 ये सेक्शंस अभी आप बहुत बार सुनने वाले हो बेटा आगे जाके, है ना। मतलब आपका जो एनुअल रिटर्न है और आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ओपीसी को क्या बोला गया है कि आप ना किसी एक डायरेक्टर की साइन भी ले लोगे ना तो भी चलेगा। जनरली क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी की साइन कंपलसरी होती है, पर यहां पर इनको नहीं है। ठीक है, इनको एनुअल जनरल मीटिंग करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करना है, तो कुछ ही प्रोविजंस फॉलो होते हैं, इनको सारे प्रोविजन फॉलो नहीं होते। अगर इनको बोर्ड मीटिंग करना है तो ये 6 महीने के अंदर एक बोर्ड मीटिंग करेंगे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो भी काफी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी काफी है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 मंथ के अंदर अंदर। हाँ अच्छा सर, हमारा 31 मार्च को साल खत्म हुआ, बराबर है, 31 मार्च को साल खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उसके 30 डेज में जनरली हमें ये करना पड़ता है ना। पर इनको दिए जा रहे हैं बेटा 6 मंथ्स, ओपीसी को दिए जा रहे हैं बेटा 6 मंथ्स। ठीक है, तो अच्छी बात है, इतने सारे रिलैक्सेशंस यहां पर मिले हुए हैं ओपीसी को। इसी के साथ में हमारा ओपीसी खत्म होता है। ओपीसी को देख लो बेटा, रिलैक्सेशन है, 3 केसेस है ओपीसी के नॉमिनी वाले, वो अपन ने समझ लिए, केस 1, 2 एंड 3, है ना। नॉमिनी और मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है वो हमने समझ लिया है। 2 ही एलिजिबिलिटी है बेटा जो आपको फॉलो करनी है। रेसिडेंशियल स्टेटस आपको नहीं देखना है ना। क्या एक पर्सन किसी एक में नॉमिनी और दूसरे में मेंबर बन सकता है? बन सकता है, पर दिक्कत आएगी, वो अगर उधर वो उस मेंबर को कुछ हो गया तो 2 ओपीसी में एक साथ मेंबर हो जाएगा, तो उसको 180 डेज के अंदर उसको डिसाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। एंड क्या है जो ओपीसी नहीं कर सकता है? सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकता है, एनबीएफसी का काम नहीं कर सकता है, दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, प्राइवेट में हो सकता है, पब्लिक में हो सकता है, एनबीएफसी का काम नहीं कर सकता है। एक मेंबर और एक नॉमिनी दोनों एक ही ओपीसी में रहेंगे, एक से ज्यादा ओपीसी के अंदर नहीं रहेंगे। ठीक है, ये सारी बातें बेटा ओपीसी की हो गई है। इसी के साथ में ओपीसी आपका फिनिश होता है। चलिए अब हम चालू करते हैं, ये डन है, डन। अब हम चलते हैं सेक्शन 8 कंपनी के पास में। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी है बच्चों, जल्दी आ जाओ। सर ये ऐसी कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी जो कोई मामूली कंपनी नहीं है सर, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए, क्या बोला बेटा, चैरिटेबल पर्पस के लिए इस कंपनी को बनाया जाता है ना। चैरिटी के लिए इस कंपनी को बनाया जाता है। सर चैरिटी किस चीज के लिए होगी? अरे यार किसी के लिए भी हो सकती है, आपको एजुकेशन में करना हो, रिलीजन पर्पस के लिए करना हो, आपको बच्चों की सेफ्टी के लिए करना हो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करना हो, हंगर के लिए करना हो, आपको साइंस में करना हो, आपको कॉमर्स में करना हो। अरे चैरिटी है ना, आप कोई सी भी फील्ड में अगर आप चैरिटी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सर मुद्दा यह है कि ये जो सेक्शन 8 कंपनी है, सर इस सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस देता कौन है? तो बेटा इसके लिए है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट
ये पावर रखती है कि वो सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस देगी, वही बताएगी कि भैया कौन सेक्शन 8 बनेगा और कौन सेक्शन 8 नहीं बनेगा। बट सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इतना टाइम है क्या? नहीं है। तो क्या उन्होंने ये काम किसको दे रखा है? आरओसी को दे रखा है क्या? यस, दे रखा है, आरओसी को दे रखा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है बेटा, तो आपको ये बोलना है कि हम सीजे के स्टूडेंट हैं, सीजे ने हमको ये बताया है कि सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस देने का काम किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर दे रखी है किसको? आरओसी को दे रखी है। बट सर अगर इस कंपनी को कन्वर्जन करना है, अगर सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट होना चाहती है किसी दूसरे काइंड ऑफ कंपनी के अंदर, जो अभी मैं आगे बताने वाला हूं, तो क्या वो कन्वर्जन की जो पावर है क्या वो भी आरओसी के पास में है? नहीं, नहीं बेटा। कन्वर्जन की पावर दे रखी उन्होंने आरडी को। ये आरडी कौन होता है? रीजनल डायरेक्टर होते हैं, रीजनल डायरेक्टर। सर ये थोड़ा सा बताओ ना, रीजनल डायरेक्टर मतलब क्या है ना बेटा? ये इंडिया के अंदर ना हर एरिया के हिसाब से ना रजिस्ट्रार को डिवाइड कर रखा है। हर स्टेट के अंदर रजिस्ट्रार्स होते हैं और कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर बेटा एक से ज्यादा रजिस्ट्रार्स भी होते हैं, करेक्ट? तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तो बहुत सारे हैं बेटा। बट उन्होंने क्या करा है, टोटल 7 to 8, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टोटल 7 to 8 आरडी यानी कि रीजनल डायरेक्टर में पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया है। वेस्टर्न का एक कर दिया है, सेंट्रल का एक कर दिया है ना। तो अगर किसी सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट होना है तो वो काम आरडी के पास में यानी कि रीजनल डायरेक्टर के पास में, बाकी सारे नॉर्मल काम आरओसी के पास में है। ऐसा डेलीगेशन किसने किया है बेटा? ऐसा डेलीगेशन किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सर सेक्शन 8 कंपनी को क्यों बनाया जाता है? ऑब्वियसली चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया जाता है बच्चा। और किसके लिए बनाया जाएगा? देखो ना, प्रमोट करना है। किस चीज को प्रमोट करना है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को प्रमोट करना है। कैसा? साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एनीथिंग यू नेम इट, आप उसके अंदर सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि आपका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अरे यार प्रॉफिट कमाना होता तो नॉर्मल प्रॉफिट कंपनी बनाते ना। हम यहां पर बनाते हैं बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, एनजीओ, जो बोलना चाहो बोलो, सेक्शन 8 कंपनी है। ध्यान रखना बेटा, ये सेक्शन 8 कंपनी कोई ट्रस्ट नहीं है, सोसाइटी नहीं है। हम ट्रस्ट और सोसाइटी की बात नहीं कर रहे बेटा, वो अलग होते हैं। ये कंपनी है प्रॉपर, अपने आप में प्रॉपर कंपनी है। कंपनीज एक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है और इनका पर्पस क्या है? चैरिटी है। इनका पर्पस प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है बेटा, ठीक है। इनका ऑब्जेक्ट क्या है? इनका ऑब्जेक्ट है चैरिटी करना। सर हमें एक बात बताओ, हमें एक बात बताइए सर कि हमारे पास में हमने चैरिटी करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी खोली और मेरे पास में डोनेशंस आए, गवर्नमेंट ने मुझे फंडिंग दी, बहुत सारे सर गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, वो ग्रांट्स हमारे पास में आई है ना, और हमारे पास 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए है ना। पूरा कॉर्पस फंड हो गया सर हमारा, कॉर्पस फंड है ना, 100 करोड़ रुपए का फंड बन गया सर हमारा। अब एक बात बताओ सर, हमने खर्चा करना चालू किया। लेट्स से मैंने एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई वुमेन सेफ्टी के लिए, है ना। अपने शाहरुख भाई है ना, शाहरुख भाई ने एक कंपनी बना रखी है, ठीक है, जिसमें वो ऐसी वुमेन के लिए काम करता है जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, है ना, जिनके ऊपर एसिड अटैक हो चुका है, उनका ऑपरेशन, उनका देख संभाल, उनकी फैमिली को पैसा देना, है ना। 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए सर। उसने खर्चा करा 80 करोड़ रुपए का, बच कितने गए? 20। ये 20 का क्या करना है? क्या इस 20 करोड़ के लिए, क्या मैं बचे हुए 20 करोड़ को आपस में बांट लूं? क्या सारे मेंबर्स क्या आपस में एज डिविडेंड इस 20 करोड़ को बांट सकते हैं क्या? भैया एकदम सिंपल सी बात है, आंख बंद करके मना कर देना, अलाउड ही नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी को अलाउड ही नहीं बेटा, है ना। सेक्शन 8 कंपनी कभी भी बचे हुए पैसे को डिविडेंड जैसे अपने मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, उसको अपने ऑब्जेक्ट में लगाना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्ट में उसको लगाना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो सर ये सारी बातें होगी, आप पूरा एप्लीकेशन दोगे। सर ये सेक्शन 8 कंपनी बनती कैसे? मतलब सर वही तो बता रहे हो आप, हम बात कर रहे हैं बनती कैसे, मतलब इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। सेक्शन नंबर 7 के अंदर बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। सेक्शन नंबर 7, 3 के बाद में जो इनकॉर्पोरेशन का 7 आएगा ना, उसी के अंदर बताएंगे, क्योंकि वो जो सेक्शन है वो सारी टाइप की कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है, एप्लीकेबल टू ऑल दी कंपनीज। ओके बच्चा, ठीक है। चलो आगे मेरी बात सुनो। सर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो आपको लाइसेंस दे रही है, सर ये लाइसेंस क्यों दे रही है? भैया वो इसलिए दे रही है, वो बोल रही है कि आप ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन थे। कौन थे बेटा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो आप, मतलब आप 2 या 2 से ज्यादा लोग बैठे हुए हो, है ना। और सर आपने 2 या 2 से ज्यादा क्यों बोला? 2 या 2 से ज्यादा क्यों बोला? आपने 1 मेंबर नहीं बोला। अरे जल्दी मुझे सही करो बेटा, करेक्ट योर टीचर। क्या 1 मेंबर यानी कि ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 बन पाएगा? अरे कभी भी सेक्शन 8 बन पाएगा क्या? अपन अभी पढ़ के आए हैं, नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमने क्या बोला? 2 और मोर से हम शुरुआत कर रहे हैं, करेक्ट। हाँ, तो ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लिमिटेड लाइबिलिटी। सर जैसे ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी के नेचर की कंपनी होती है, क्या वैसे ही सेक्शन 8 कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी के नेचर की कंपनी होती है? यस, डेफिनेटली यस। सर क्या इस कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को, अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाना जरूरी है क्या? नो, बिल्कुल जरूरी नहीं है।
क्या इसको कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं क्या? अरे बाबा क्यों नहीं मिलेंगे, सेक्शन 8 कंपनी है, इनको प्रिविलेजेस मिलते हैं अलग अलग। लिमिटेड कंपनी का प्रिविलेज तो एंजॉय करते ही है वो लिमिटेड कंपनी वाला, हाँ एकदम मस्त प्राइवेट कंपनी जैसा। उसके अलावा इनको काफी सारे रिलैक्सेशन भी मिलते हैं बेटा, ठीक है। चलो, तो प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है आरओसी को, और अगर कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन के लिए पावर दे रखी है रीजनल डायरेक्टर को बेटा। चलो सर मुझे एक बात बताओ, आपने पॉइंट तो क्लियर कर दिया, क्या सेक्शन 8 कंपनी कभी भी ओपीसी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, और स्मॉल भी नहीं बन पाएगी, करेक्ट, ये हमको पता है, ठीक है। अ फर्म कैन बी मेंबर इन सेक्शन 8 कंपनी, ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपकी एक सेक्शन 8 कंपनी है बेटा, इस सेक्शन 8 कंपनी में अगर कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म या कोई नॉर्मल फर्म यहां पर अगर मेंबर बनना चाहती है तो वो बन सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंपल सा पॉइंट है जो आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। सर मुद्दा यह है, खतरनाक मुद्दा यह है कि सर शाहरुख ने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बनाया जिसकी आप बात कर रहे हो, हाँ, और आपने बोला कि उन्होंने वुमेन सेफ्टी के लिए उन्होंने बनाया, करेक्ट। सर व्हाट इफ मुझे मेरा ऑब्जेक्ट चेंज करना है, सर मैं वुमेन सेफ्टी के लिए काम कर रहा हूं सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, मेरा ऑब्जेक्ट ये है, बट सर मुझे अब चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी काम करना है, सर मुझे अब हंगर के लिए भी काम करना है, तो सर एक बार अगर बना दिया तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चेंज नहीं कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, चेंज कर सकते हो आप, हाँ। तो सर जरूर कैसे करें, आ जाओ बता देते हैं। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपना मेमोरेंडम, आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बिल्कुल ऑल्टर कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप मेमोरेंडम में कोई चेंज करना चाहते हो बेटा, मेमोरेंडम के अंदर कोई चेंज करना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर के पास में, और अगर आर्टिकल में कुछ चेंज करना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा बेटा आरओसी के पास में, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ओके एवरीवन। चलो सर, क्या सेक्शन 8 कंपनी को हम दूसरी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अरे स्टार्टिंग वाला पॉइंट याद आया आपको कन्वर्जन का? ये कन्वर्जन की पावर आरडी के पास में दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आरओसी के पास में नहीं है, रीजनल डायरेक्टर के पास में है। ऊपर जाके हमको परमिशन लेनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात, सर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल यार सिंपल सा काम है बेटा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लो। स्पेशल रिजोल्यूशन, एक जनरल मीटिंग बुलाओ, उसके अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। और स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब क्या है? 75% से ज्यादा हमको वोटिंग चाहिए फेवर में सारे मेंबर्स की, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम सबको बुलाएंगे, बोलेंगे यार देखो यार हम सेक्शन 8 कंपनी है, अब हमको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, जो भैया वोट करना चाहते हैं फेवर में कर दीजिए। स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया जनरल मीटिंग के अंदर, मजा आ गया। अब होता क्या ना बेटा, आपको बताता हूं मैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं, आपको भी मजा आएगा देखना। होता क्या ना बेटा कि जब आप कोई भी जनरल मीटिंग बुलाते हो तो जनरल मीटिंग का आपको नोटिस देना पड़ता है, नोटिस सारे मेंबर्स को देना पड़ता है, करेक्ट। इन सारे मेंबर्स को जो नोटिस आता है ना, उसके साथ में एजेंडा लिखना पड़ता है आपको। क्या लिखना पड़ता है बेटा? एजेंडा, है ना, कि इस मीटिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, वो एजेंडा आपको यहां पर मेंशन करना पड़ता है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जब आपको, यानी कि सेक्शन 8 कंपनी को आपको जब भी कन्वर्ट होना है आपको, ठीक है, कोई दूसरी काइंड ऑफ कंपनी में, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, करेक्ट। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, 75% से ज्यादा लोगों की हाँ लेनी पड़ेगी। उसके लिए जिस मीटिंग में आप ये करने वाले हो, ठीक है, जिस मीटिंग में आप ये करने वाले हो, उस मीटिंग का जब नोटिस जाएगा, उस नोटिस के साथ में हमको चाहिए एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या चाहिए बेटा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा रहेगा साफ साफ कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कौन सी कंपनी में कन्वर्ट होने वाले हैं, और वहां पर मेंशन करेंगे। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाना चाहिए नोटिस ऑफ सच मीटिंग के साथ, उस मीटिंग के नोटिस के साथ में जाना चाहिए कि भैया हम आपको इसलिए बुला रहे हैं कि हमारा एजेंडा ये है, उसमें पूरा एक्सप्लेन करा जाएगा, ठीक है, ओके। अब सर ये होने के बाद में क्या होगा, मैं बताता हूं आपको क्या होगा। देखो ये होने के बाद में अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अरे क्या हो रहा है, हाँ, ये होने के बाद में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी, ये जो पूरी बात उसने करी है ना, कंपनी आरडी को, यानी कि रीजनल डायरेक्टर को बेटा, रीजनल डायरेक्टर को नोटिस भेजेगा कि सुनिए सर, मैंने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया है और मैंने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी दिया था साथ में, ठीक है सर, और ये मैंने पूरा स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया है, ये लीजिए मेरा नोटिस। ऐसा आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आरडी को, किसके अंदर? आईएनसी 18 के ऊपर, आईएनसी 18 के अंदर, ठीक है। ये आईएनसी 18 में कौन कर रहा है? कंपनी भेज रहा है आरडी को। किसके लिए भेज रहा है बेटा? कन्वर्जन के लिए। कौन सा कन्वर्जन बेटा? सेक्शन 8 कंपनी का कन्वर्जन होना है टू अदर काइंड ऑफ कंपनी, सिंपल, ठीक है। और ये पूरा होने के बाद में बेटा आपको आरओसी को भी बताना पड़ेगा, आरओसी को भी इंटीमेट करना पड़ेगा कि सुनिए 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 आरओसी, मैंने स्पेशल रिजोल्यूशन कर लिया था, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कर लिया था, और मैंने आरडी को आईएनसी 18 भी भेज दिया है, मैंने सारा काम कर दिया है। जैसे ही आरडी हाँ कर दे, जैसे ही आरडी हाँ कर दे, आप एक काम करना, आप एक हफ्ते के अंदर अंदर, मैं न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट निकाल दूंगा
है ना, मैं न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट निकाल दूंगा, है ना सर। कौन कौन से, एक वर्नैक्युलर होना चाहिए, यानी कि एक आपका देशी भाषा वाला होना चाहिए, अगर महाराष्ट्र में है तो मराठी करो, है ना, तो और एक इंग्लिश में होना चाहिए, और आपको अपनी वेबसाइट पे भी लिखना पड़ेगा। सेक्शन 8 कंपनी को बोल रहे हैं भैया कि जैसे ही आपने ये INC 18 कर दिया है, INC 18 के एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको क्या करना है, विद इन 1 वीक आपको देना है बेटा न्यूज़पेपर में दोनों वर्नेक्युलर और इंग्लिश, प्लस आपको आपकी वेबसाइट पे होस्ट करना है कि हमने ऐसा काम किया है, INC 18 सबमिट किया है और हम सेक्शन 8 कंपनी से कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है सर, सेम चीज हमको भेजनी है INC 19 के अंदर वापस से। वाओ, तो पहले हम पहुंचे थे INC 18 लेकर RD के पास में। अब ये वर्नेक्युलर वाला काम करने के बाद में हम वापस RD के पास में जाएंगे दूसरी बार, और इस बार उनको देंगे INC 19 के अंदर कि सुनो हमने न्यूज़पेपर वाला काम भी कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, पर ध्यान रखना अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो और आप कन्वर्ट करना चाहते हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये कन्वर्जन करने के पहले कोई भी एनुअल रिटर्न या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी इस रिक्वेस्ट के पहले पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आरडी को जैसे ही मिलेगा, ठीक है, तो आरडी के पास में 2 ऑप्शन है बेटा, है ना। आरडी क्या करेगा, आरडी को आपका INC 18 मिला, आरडी को आपका INC 19 मिला। आरडी बोलेगा ओके, या तो वो बोल सकता है यस ग्रांटेड, या वो आपको मना कर सकता है, करेक्ट, वो डिक्लाइन कर सकता है ना। अगर उसने यस बोल दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी फटाफट जनरल मीटिंग बुलाएगी, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी और बोलेगी कि भैया हमारा मेमोरेंडम चेंज करो, हमारा आर्टिकल चेंज करो, हम सेक्शन 8 कंपनी से प्राइवेट में चेंज हो गए, हम पब्लिक में चेंज हो गए। और अगर आरडी ने मना कर दिया, अरे बाप रे बाप सर ऐसा हो सकता है क्या, हाँ, आरडी ने अगर मना कर दिया तो वो आपको बोलने का मौका देंगे। इसे बोलते हैं बेटा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपके खिलाफ कुछ भी करने से पहले आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप एक बार बोलो, आपको आरडी सुनेगा। ठीक है, तो डिक्लाइन कर दिया तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अप्रूव कर दिया तो आप जनरल मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, बोलो भैया कि मेमोरेंडम और आर्टिकल हमको अमेंड करना है, और यही बात आरओसी को सबमिट कर दो। सर ये आरओसी को बार बार सबमिट क्यों करवाते हो आप? अरे आरओसी को बेटा इसलिए सबमिट करवाते हैं ये पूरी बात, क्योंकि आरओसी तो ही तो है जो आपका लोकल बॉस है। आपका लोकल बॉस कौन है बेटा? आपका लोकल बॉस आरओसी है। वो क्या करेगा, सब कुछ सही होने के बाद में आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। तो ये पूरी प्रोसेस है बेटा। किस चीज की प्रोसेस है ये पूरी? हाँ, ये लिख देता हूं मैं, सेक्शन 8 कंपनी का कन्वर्जन की प्रोसेस है। कन्वर्जन की प्रोसेस है बेटा, एक पेज पे मैंने कर दी है। अगर आप चाहो बेटा तो आप बाद में ना इसका पूरा आराम, बाद में क्या आप तो रिकॉर्डिंग ही देख रहे हो बेटा, आराम से बैठकर अच्छे से इसको आप नोट डाउन कर लो, अपने नोट्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट हो सकती है, यस। ऑल्टर कर सकती है, यस। आरडी के पास में पावर क्या है देख लिया। ओपीसी या स्मॉल बन पाएगी? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, आपको काम करना है चैरिटी के लिए, आपको पैसा यूज करना है आपका ऑब्जेक्ट प्रमोट करने के लिए, आप बिल्कुल भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो एक दूसरे के साथ में। अब अगर आपने ढंग से काम नहीं किया, बेटा तो क्या होगा? अगर आपने ढंग से काम नहीं किया तो आपका लाइसेंस रिवोक भी हो सकता है। यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकाल सकती है, बोल सकती है कंपनी को कि चलो भैया ढंग से काम नहीं कर रहे हो ना, चलो आपका लाइसेंस रद्द कर रहे हैं। ये काम कौन करेगा? ऑब्वियसली किसको दे रखा है? आरडी को हमने ये काम दे रखा है। अच्छा सर, ऐसा क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों करेगी? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा पता चल गया कि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है, सर किस चीज का कॉन्ट्रावेंशन किया है हमने? आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है किसी भी कंडीशन का, किसी भी रिक्वायरमेंट का, आपने एक्ट को ढंग से फॉलो नहीं करा है, कंपनी के अफेयर्स को आपने फ्रॉडुलेंटली संभाला है, आपने ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी के आप खिलाफ गए हो, और आपने पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं किया है। अगर आपने ये सारे काम करे, सारे मतलब कुछ भी किया हो, इनमें से कोई भी कंडीशन ब्रेक करी हो, कोई भी आपने रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करी हो, आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के अगेंस्ट गए हो, आपने अफेयर्स गलत तरीके से संभाले हो, पब्लिक इंटरेस्ट आपने काम नहीं किया हो, तो फिर आपका लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी और रीजनल डायरेक्टर उसके बिहाफ पर एक्ट करेगा। जैसे ही रिवोकेशन हुआ, रिवोकेशन मतलब खत्म, कैंसिल, रजिस्ट्रार बोलेगा चलो बेटा बहुत हो गया, मजे बहुत हो गए, नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाओ तो फटाफट लगाओ तो। हाँ यार, वो सारी बातें ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिटर्न नोटिस देगी, आपको बोलने का मौका देगी, वो सारी बातें ठीक है, ये सब सभी जगह अप्लाई होता है। मतलब बेसिक बात है कि एकदम से आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, आपको रिटर्न नोटिस मिलेगा, आपको बोलने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, बट हाँ वो बोलेगी कि भैया पहले नाम क्या आगे लिमिटेड लगाओ, या जो भी करना है करो आप। अब आपका लाइसेंस अगर रिवोक हो जाता है, मैं डायरेक्टली आपको इस टेबल से समझाना चाहूंगा जो आपके मॉड्यूल में दे रखा है। अच्छा है, क्रिस्प है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं करा है, एज इट इज रखा है। ठीक है, आपको मजा आएगा। मेरी बात सुनना, वो ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपको, कि अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ
बराबर है, तो लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा, करेक्ट, लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 3 काम है वो बोल सकती है। पहला, वो बोलेगी प्राइवेट या लिमिटेड अपने नाम के आगे आप ऐड करो। दूसरा, वो बोलेगी खत्म करो यार, खत्म करो, ये इस कंपनी को बंद करो, वाइंडिंग अप करवाएगी, खत्म करो जितने भी एसेट्स है ना, एक्स्ट्रा एसेट्स है ना इनके पास में, हाँ एक काम करो, दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दो दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को, हाँ शाहरुख खान की कंपनी बंद हुई तो सलमान खान भी ऐसी कंपनी चला रहा है, तो शाहरुख खान के सारे एसेट्स इस कंपनी के ट्रांसफर हो जाएंगे सलमान खान के पास में, उस कंपनी के पास में, है ना, और शाहरुख खान की कंपनी बंद हो जाएगी, लाइसेंस खत्म। और अगर ये नहीं करना है तो बेटा एक फंड होता है जिसे बोला था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड, है ना, आप फाइनल में पढ़ोगे आईबीसी, है ना, उसका फंड होता है, वहां जाके पूरा अमाउंट पाक कर देंगे, वहां जाके अमाउंट पूरा पाक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होता है, कंपनी बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कंपनी को कि सुनो हम आपको बंद नहीं कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन था, देखो सेकंड ऑप्शन था बंद करने का, है ना, वाइंडिंग अप का। थर्ड ऑप्शन में कंपनी को बोला जा रहा है कि सुनो बबुआ हम आपको बंद नहीं कर रहे हैं, हम आपको अमलगमेट कर रहे हैं, यानी कि हम आपको मिला रहे हैं, हम आपको मर्ज कर रहे हैं दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ में। मतलब तीसरे वाले ऑप्शन में सेक्शन 8 कंपनी का अस्तित्व रहेगा पर अलग से नहीं रहेगा, किसी कंपनी के साथ में उसका नाम जुड़ जाएगा। पर सेकंड वाले केस में तो कंपनी खत्म हो चुकी है, वाइंडिंग अप में जा चुकी है। बस ये 3 चीजें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं आपको बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ए कैटेगरी में आएगा, डायरेक्ट बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके के ऑर्डर दे सकती है सेक्शन 8 कंपनी के खिलाफ, तो आपको बताना है ये सारे तीनों ऑर्डर्स वो दे सकती है। और अगर कुछ भी कॉन्ट्रवेंशन होता है तो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कंपनी के ऊपर फाइन लगता है, और जितने भी डायरेक्टर या ऑफिसर है उनके ऊपर 25,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का होता है। और अगर आपने फ्रॉड किया है बेटा तो 447 का फ्रॉड वाला सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है, क्लियर है बेटा, ये पेनल्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए सर सेक्शन 8 कंपनी के? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा सेक्शन 8 कंपनी के ये हो गए हैं कि क्या मिनिमम शेयर कैपिटल की जरूरत है? नहीं है, नो। क्या प्रॉफिट के लिए बनाया जा सकता है? नो। क्या आसपास में एक दूसरे के साथ में डिविडेंड डिक्लेयर करके शेयर कर सकते हैं? नो। क्या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत है? नो। अगर कंडीशन रिवोक हो गई, कॉन्ट्रवेंशन हो गया, तो क्या लाइसेंस रिवोक हो सकता है? यस। कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है प्राइवेट में, हाँ, या पब्लिक में। ये देखो ना 3 ऑप्शन थे ना बेटा, 3 ऑप्शन, इसमें से पहला ऑप्शन किसका था? कन्वर्जन का था। आपको या तो प्राइवेट कंपनी बनाया जा रहा है या आपको लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी बनाने के लिए बोला जा रहा है, दूसरे में बंद और तीसरे में अमलगमेटेड, करेक्ट। तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या जनरल मीटिंग बुलाने के लिए कोई रिलैक्सेशन है क्या सेक्शन 8 कंपनी के पास में? है। उसको 21 डेज का नोटिस देने की जरूरत नहीं है, 14 डेज के नोटिस में काम हो जाएगा, 14 डेज में काम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रिलैक्सेशन सेक्शन 8 कंपनी को है। बहुत सारी कमिटियां होती है बेटा, जैसे नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन की कमिटी होती है एनआरसी, वो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर की रिलेशनशिप कमिटी होती है, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी एसआरसी, वो बनाने की जरूरत नहीं। तो सर कोई एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म इस सेक्शन 8 कंपनी में पार्टनरशिप मेंबर बनना चाहती है सर, ये देखो ना पार्टनरशिप फर्म, देखो सर ये पार्टनरशिप फर्म कैन बी ए मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, यस, अलाउड है बेटा, ठीक है। चलो सेक्शन 8 कंपनी का काम भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी अपन चलते हैं आगे फटाफट, है ना। अगला टॉपिक अपन को क्या करना है? आ जाओ सबसे ऊपर, आ जाओ फटाफट। मस्त स्पीड से पढ़ाई हो रही बेटा, मजा आ रहा है ना। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा, ठीक है। देखो हम लोग कहां तक पहुंच गए, बर्ड आई व्यू हो गया, डेफिनेशन टाइप्स ऑफ कंपनीज हो गया, सेक्शन 8 और ओपीसी हो गया। हमको पढ़ना है प्रमोटर की डेफिनेशन और हमको पढ़ना है फॉर्मेशन सेक्शन नंबर 3, ठीक है। इसके साथ में एक और सेक्शन पढ़ेंगे बेटा, सेक्शन नंबर 3A, इन दोनों को एक साथ कवर करेंगे अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, चलो कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 3, ओके, बेहतरीन सेक्शन है, इनिशियल सेक्शन है जो आपको समझाएगा कि कंपनी का फॉर्मेशन क्यों होता है और कैसे होता है। हालांकि बहुत छोटा और सिंपल सेक्शन है, इतना अगर आप देखो 7 के कंपैरिजन में करोगे 7 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 ही इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा है। पर 3 की इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, क्योंकि 3 की इंपॉर्टेंस बस इतनी है बेटा कि ये बात कर रहा है किसके बारे में? प्रमोटर के बारे में। सर तो कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो ये पूरा जो रजिस्ट्रेशन का काम चालू होता है वो सर प्रमोटर के साथ में होता है। ये प्रमोटर आखिरकार कौन है? ये प्रमोटर है कौन? प्रमोटर कोई एक ऐसा इंसान लग रहा है सर हमको, ठीक है, एक ऐसा इंसान लग रहा है, कोई एक ऐसा पर्सन लग रहा है सर जो इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। पर बेटा हमें भावनाओं में नहीं बहना है, हमको बात करनी है कि इस पर्सन का स्टैंडिंग क्या है, इस पर्सन की लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, हमें उससे बात करनी है। क्योंकि इसको ना, इस पोस्ट को लोग बहुत मिसयूज करते हैं, प्रमोटर की पोस्ट को, है ना। तो इसीलिए हमने देखेंगे कि प्रमोटर है कौन बेटा। तो हमने ऐसी कोई खतरनाक डेफिनेशन, प्रमोटर की जो डेफिनेशन है बेटा वो 269 के अंदर दे रखी है, मैंने आपको याद करवाया था ना। 69 बीच में प्रमोटर है, सोच रहा है प्राइवेट कंपनी बनाना है कि पब्लिक कंपनी बनाना है, करेक्ट।
ये मैंने आपको तीनों याद करवाए थे, इसको हटा देता हूं मैं भी, ठीक है। यहां लिख दूं क्या, ऊपर लिख देता हूं, चलो याद रहेगा। 69, 68 फॉर प्राइवेट कंपनी एंड 71 फॉर पब्लिक कंपनी, करेक्ट। बराबर, याद करने का सिंपल तरीका है, तीनों की डेफिनेशन के सेक्शन या क्लॉजेस नंबर आपको याद रहेंगे। ये जो डेफिनेशन बेटा दी गई है ना, ये जो डेफिनेशन है बेटा, ये डेफिनेशन थोड़ी सी बिजनेस सेंस में ज्यादा है, लॉ के सेंस में कम है ना, क्योंकि जहां जहां जिस जिस तरीकों से फ्रॉड हो सकते हैं ना, उन फ्रॉड को कैप्चर करने के लिए इस डेफिनेशन को बनाया गया है, ठीक है। जैसे देखना कि प्रमोटर कौन है, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टस ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको बनाया जाता है कब, जब कंपनी को हम ले जा रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं। अभी आपका अगला जो चैप्टर है प्रोस्पेक्टस ही बेटा, ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम लिखा हुआ है, एनुअल रिटर्न में जिसका नाम लिखा हुआ है, वो प्रमोटर होगा। सर जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, वो प्रमोटर होगा। सर जिसकी एडवाइस पे, डायरेक्शन पे, इंस्ट्रक्शन पे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाचते हैं, वो होगा। सर जो कंपनी फॉर्म कर रहा है, वो प्रमोटर होगा। जिसने आइडिया को जन्म दिया, इस कंपनी को बनाने का आइडिया जो लाया, वो प्रमोटर होगा। और जो सारे नेसेसरी स्टेप्स ले रहा है, वो प्रमोटर होगा। तो सर जो प्रमोशन की, क्या बेटा, प्रमोशन मतलब कंपनी को बनाने की, जो प्रमोशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है, हम उसको प्रमोटर बोलेंगे। बोलेंगे क्या, पता नहीं सर, इस पे अभी एस्ट्रिक मार्क लगा दो, मतलब कि कंडीशंस अप्लाई। आगे आप कुछ बोलने वाले हो, हमको ऐसा लग रहा है। हाँ बेटा, अभी के लिए आप इतना समझो कि प्रमोशन की प्रोसेस में जो पर्सन इन्वॉल्व है, वो एक प्रमोटर होगा। सर ये सारे पॉइंट्स याद कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो? हाँ मैं याद करवाता हूं ना, टेंशन के लेते हो। देखो बेटा, एक स्टोरी बनाई है मैंने, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। क्या आइडिया दे रहा हूं कि बेटा अपनी जो कंपनी ना, तेरे दोस्तों की जो कंपनी है, जो तेरा साथ है, वो सही कर लो, सही कर लो बेटा। हाँ, सारे जितने भी अफेयर्स है ना, उन सब पे कंट्रोल कर लो। अच्छा क्यों? साल भर में जो रिश्ते आते हैं ना, हर साल प्रोस्पेक्टस जो रिश्ते आते हैं ना बेटा, वो वापस जा रहे हैं, रिटर्न वापस जा रहे हैं सबके सब। हाँ, अब ये मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, सर हूं, मेंटोर हूं, जो समझना है समझो, मेरी एडवाइस समझो, डायरेक्शन समझो या इंस्ट्रक्शन समझो। सर मतलब क्या हुआ, सब कुछ आ गया। प्रमोटर वो है जो आइडिया कंसीव करता है, प्रमोटर वो है जो कंपनी को फॉर्म करता है, प्रमोटर वो है जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, प्रमोटर वो है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में लिखा गया है, प्रमोटर वो है जिसकी एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन पे कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलते हैं। पूरी डेफिनेशन 269 कवर्ड है बेटा, एकदम छाप के आ जाओगे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा बेटा, ठीक है। मुद्दा यह है कि सर ऐसा कोई पर्सन जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा हो, प्रोफेशनल कैपेसिटी में मतलब सर या तो हम जैसे सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ क्योंकि सर सारे प्रोफेशनल लोग कंपनी फॉर्मेशन में काम करते हैं सर। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, बैंकर करता है, सॉलिसिटर करता है, लॉयर करता है। तो सर अगर कोई भी पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प कर रहा है, काम कर रहा है, पैसा ले रहा है, क्या उसको भी प्रमोटर बोलेंगे? नो, नो मुन्ना ना, नॉट रिगार्डेड एज प्रमोटर। पॉइंट नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा पर्सन जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो प्रमोटर नहीं है। सिंपल सी बात है, ये सारे काम करने वाला पर्सन प्रमोटर है। चलो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो, पर सर मुद्दा यह है, मुद्दा यह है सर, आपने यहां पर कंडीशंस लिखवाई थी हमको, थोड़ा यहां क्लैरिटी दो आप। सर मुद्दा यह है कि ऐसा कोई पर्सन है जो स्टार्टिंग से कंपनी के स्टार्टिंग, जैसे लेट्स से जनवरी 2023 में कंपनी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, तब वो पर्सन नहीं था, वो आया दिसंबर 2023 में और अभी भी कंपनी के फॉर्मेशन का काम चल रहा है। तो सर अगर वो 12 महीने बाद आके भी कंपनी के प्रमोशन का पार्ट है, इनिशियली नहीं था, स्टार्टिंग में नहीं था, पर अभी है, स्टार्टिंग में प्रमोशन का कुछ उसने काम किया ही नहीं पर अभी है, तो भी क्या हम उसको प्रमोटर बोलेंगे? बोलेंगे। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वन नीड नॉट नेसेसरी बी एसोसिएटेड विद इनिशियल प्रमोशन ऑफ द कंपनी। सर क्या बात कर रहे हो? इनिशियली जब कंपनी बन रही थी, उसके प्रमोशन के अगर आप पार्ट नहीं भी थे, पर बाद में यानी सब्सिक्वेंटली आपने हेल्प करी है कंपनी को कैपिटल लाने में, किसी भी तरीके से आपने प्रमोटर को हेल्प करी है, दूसरे लोगों को हेल्प करी है, हम आपको भी प्रमोटर ही मानेंगे, हम आपको भी प्रमोटर मानेंगे। इसीलिए उन्होंने बोला कि प्रमोटर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, 2-3 लोगों का एसोसिएशन भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। वाओ सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, सिर्फ इंडिविजुअल प्रमोटर होगा जरूरी नहीं है, इतने सारे लोग प्रमोटर हो सकते हैं जो कंपनी को किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं उसको बनाने में, उसके फॉर्मेशन के अंदर। ऐसे लोग जो नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, बनाने के लिए, मोल्ड यानी कि शेप देने के लिए, उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रमोटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है गाइस? देखो क्वेश्चन दिया, टू बी ए प्रमोटर वन नेसेसरी बी एसोसिएटेड विद इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। फॉल्स, फॉल्स नहीं बेटा, गलत जवाब है, फॉल्स। ये लो, राइट, फॉल्स नहीं। आप सब्सिक्वेंटली यानी कि बाद में
आप बाद में आकर भी कंपनी को अगर आप फंड रेज करवा रहे हो, कंपनी को चलने में हेल्प कर रहे हो, बोर्ड को एडवाइस कर रहे हो, हाँ प्रोफेशनल कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो हम आपको प्रमोटर ही बोलेंगे। सेक्शन नंबर 3 के अंदर पहले आपको प्रमोटर समझाया गया है, प्रमोटर कौन होता है। अब सेक्शन नंबर 3 ये बोलता है कि सुनो, सबसे पहले बात ध्यान रखना, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अगर आप कंपनी बनाना चाह रहे हो, आप पब्लिक हो, तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाह रहे हो तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। अगर आप 1 पर्सन कंपनी बनाना चाह रहे हो तो मिनिमम 1 मेंबर, मिनिमम क्या मैक्सिमम, मिनिमम दोनों 1 मेंबर होगा। इतने लोग आ जाना किसी लॉफुल पर्पस के लिए। किसके लिए बेटा? लॉफुल पर्पस के लिए। कोई इलीगल काम के लिए कंपनी नहीं बन सकती है। लॉफुल पर्पस के लिए ये सारे लोग सब्सक्राइबर बनके मेमोरेंडम पर अपने नाम लिखेंगे, दस्तखत करेंगे और बाकी सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करेंगे। आ रही बात समझ में? सेक्शन नंबर 3 सिंपल सी बात बोल रहा है, प्राइवेट 2, पब्लिक 7, ओपीसी 1, सब लोग इकट्ठे होंगे, लॉफुल पर्पस के लिए सब्सक्राइब करेंगे मेमोरेंडम को, सारे रूल्स रेगुलेशन का कंप्लायंस करेंगे। तो सेक्शन नंबर 3 बोल रहा है हम आपको फॉर्मेशन के लिए कंसीडर करेंगे। सिंपल सी बात, फॉर्मेशन के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जल्दी बोलो, क्लियर हो गया क्या? यह हुआ है बेटा आपका प्रमोशन। प्रमोशन सर एक बात बताइए, ये जो प्रमोटर है, क्या ये प्रमोटर सर बिना कंपनी को बताए प्रॉफिट बना सकता है क्या? सर क्या बात कर रहे हो? हाँ ऐसा हो सकता है क्या? मैं आपको बताता हूं कैसे हो सकता है। देखो आ जाओ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्या होता है ना, ये कंपनी है ना, कंपनी का प्रमोटर है। लोग क्या करते हैं ना बेटा, कंपनी को बना देते हैं ऐसे ही, खुद का काम करने के लिए, खुद के टैक्सेस को बचाने के लिए, खुद का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। इन सब गलत कामों के लिए ना बेटा ये कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ अब सुनना, लेट्स से इस प्रमोटर ने कंपनी बनाई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की। किसकी बेटा? कंस्ट्रक्शन की। ये बना रहे हैं बेटा एक ब्रिज। क्या बना रहे हैं बेटा? ये एक ब्रिज बना रहे हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्रिज बना रहे हैं, मस्त वाला एकदम, है ना। अब सुनना, यहां पर हमारे प्रमोटर भाई साहब है पप्पू हमारे प्रमोटर भाई साहब है ना। ये पप्पू भाई साहब के जो साले साहब वो कंस्ट्रक्शन का ही काम करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। यहां पर पप्पू ने बोला कि यार मैंने तो ना मेरी कंपनी बना रखी है और इसको ना ये काम मिला है, एक प्रोजेक्ट मिला है, तो एक काम करते हैं इस कंपनी का ये जो टेंडर है ना, कंस्ट्रक्शन का टेंडर, ये दे देता हूं मैं तुझको साले साहब को, और हम कंपनी को ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे। अगर 10 लाख रुपए की फीस होती है तो हम इससे 15 लाख रुपए लेंगे। कितने लेंगे? 15 लाख रुपए। अरे अपने घर की कंपनी, क्या दिक्कत है? 15 लाख का पेमेंट करवा देंगे हम हमारे साले साहब को। साले साहब को जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं उसमें से 2.5 लाख रुपए किसने रख लिए? प्रमोटर ने रख लिए। प्रमोटर ने 2.5 लाख रुपए रख लिए। देखा आपने, समझा? साले साहब का काम करवाया, साले साहब को बिजनेस दिलवाया, कंपनी से ज्यादा पेमेंट करवाया और कंपनी के बाहर जाकर कंपनी से पैसा कमाया। सर क्या प्रमोटर ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता बेटा, ये काली हरकतें नहीं कर सकता, इसलिए काले पेन से लिख देता हूं। क्या ऐसा सीक्रेट प्रॉफिट प्रमोटर कमा सकता है? नहीं कमा सकता, लिखा हुआ है बेटा। आ जाओ, कहां गया? आ जाओ। ड्यूटी ऑफ प्रमोटर नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। नहीं, वो सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकता है। नो, नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल अलाउड। ठीक है सर, ही कैन मेक अ प्रॉफिट, हमने ये नहीं बोला है कि वो प्रॉफिट नहीं बना सकता, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकता। अगर वो प्रॉफिट बना भी रहा है तो उसकी क्या ड्यूटी है बेटा? उसकी ड्यूटी है कि उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फुल एंड फेयर, एकदम बराबर। जितना पैसा कमाया है, जैसे कमाया है, कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो सब चलेगा। सही तरीके से प्रॉफिट कमाया चलेगा, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं चलेगा। इसके अलावा ऐसी हरकतें ना हो, हाँ ऐसी हरकतें ना हो, इसीलिए प्रमोटर को यह बोला गया है कि आप हमको एक चीज पहले से ही बता देना, ये आपके साले साहब की कंपनी के अंदर भी आपका हिस्सा था। आपका यानी कि प्रमोटर का जहां जहां प्रमोटर का इंटरेस्ट है, सर ये कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हो? किसी भी तरीके का इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कहीं किसी कंपनी में डायरेक्टर है, कहीं किसी कंपनी में प्रमोटर रह चुके हैं, आपकी वाइफ कहीं पर डायरेक्टर है, अगर आपका कोई भी ताल्लुकात है किसी दूसरी एंटिटी से, किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में, तो हमें आज ही बता देना। इसका भी हमको फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर चाहिए। 2 चीजों का फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर हम लोगों को चाहिए भैया। ठीक है, लिखा हुआ है पॉइंट नंबर